वेलकम बैक गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल एक्स वाई प्लॉट किया था, राइट। एक्स इस तरह था, वाई इस तरह था, और एक हमने स्ट्रेट लाइन प्लॉट की थी थ्रू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन था और ये लाइन इस तरह से जाती थी। ठीक है, और अगर मैं एक्स वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट करूं तो एक्स 1 2 3 4 5, इसी तरह वाई भी 1 2 3 4 एंड 5 था। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक टेबल बन गया था। हाउएवर, अगर मैं लेट्स से y की अगली वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहता हूं बेस्ड ऑन x से, तो डेटा में कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है? डेटा का एक सिंपल पैटर्न मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब जो x की वैल्यू होती है वही हमेशा y की वैल्यू होती है। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह देता हूं जब x 6 होगा तो y भी 6 होगा, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि अब डेटा के पैटर्न को देख के मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं। इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, और इस पैटर्न को जब मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं LINEAR, लीनियर रिग्रेशन। और जो लीनियर रिग्रेशन है वो फॉर्म है सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक किस्म है। लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक किस्म है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास एक लेबल डेटा ऑलरेडी मौजूद है जिसका पैटर्न देख के हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगली वैल्यू क्या होगी। इस केस में जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 6, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अच्छा जी अगली वैल्यू 6 होगी। अगर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो अगली वैल्यू 6 होगी। इसका मतलब ये है कि यही लाइन मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इस पॉइंट में से भी। ठीक है, तो क्या मैं इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म इसकी सिंपल ये बनेगी कि जहां पे x जो वैल्यू होती है वही वैल्यू y की होती है। एक सिंपल इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू y। ठीक है, गुड। ये तो था हमारे पास केस, मैं इसको कह देता हूं 1। अच्छा, अब जरा अगला केस देखते हैं कि क्या इसके अंदर और भी सिनेरियोज पॉसिबल हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने लगे हैं तो क्या इस स्ट्रेट लाइन के और भी केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि हम जनरलाइज करने लगे। हम चाहते हैं कि सारे सिनेरियोज जो हैं वो इनकैप्सुलेटेड हों इस इक्वेशन के अंदर। अच्छा चले जी देखते हैं, मैं आगे चलता हूं। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है कि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई ऑलरेडी आ गया हुआ है। मैं अगेन एक इक्वेशन लाइन प्लॉट करता हूं। इक्वेशन सेंटर लाइन से गुजरती है, ये x है, ये y है। ठीक है, अब ये मैं कह देता हूं केस 2। केस 1 तो वो था ना सिंपल x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है ऑलरेडी, इसको मैं कह देता हूँ केस 1। ठीक है, अब ये केस 2 की बात करते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है, ये लाइन जो है ये ओरिजिन में से पास कर रही है, ऐसा ही है ना। ये देखिए जहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, वहीं से पास कर रही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, क्या ये लाइन, ये भी तो हो सकता है कि ये बेसिकली एक्स वाई के अलावा किसी और जगह से पास हो, ऐसा ही है ना। कि मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं इसी लाइन को पकड़ता हूँ, हो सकता है वो ओरिजिन के अलावा यहाँ से भी क्रॉस कर सकती है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकती है। लेट्स सपोज कि ये लाइन जो है ये यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, यहाँ से अब मैं इसको कह देता हूँ ये 0,0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये जी 1 है, ये जी 2 है, ये जी 3 है, ये जी 4 है, ये जी 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब x 0 होता है, अब y 2 है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इसके कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, तो अब हमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि जब x 0, y क्या है जी 2 है, ऐसा ही है ना, x 0 y 2। अच्छा, अगला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? जब मैं कहता हूं x 1 है तो y 3 है, जब x 2 है तो y 4 है, एंड वी कैन कीप ऑन गोइंग, वी कैन कीप ऑन गोइंग। अब हमें पैटर्न नजर आना शुरू हो गया कि जब x 3 है तो y 5 है। इसका मतलब यह है कि 2 का डिफरेंस है, यानी कि x की वैल्यू के अंदर अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो y के इक्वल होगा। तो अब हमारी इक्वेशन जो बनेगी, पहले हमारी थी x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। अब जो हमारी इक्वेशन बन रही है
वो क्या बन रही है, वो बन रही है कि जी y इज इक्वल टू x प्लस 2 इस केस में, ठीक है, इस केस 2 में मैं इसको कह देता हूं केस 2, ठीक है। तो पहले वाला सिनेरियो भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और अब हमने उसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर एक लाइन जो है ओरिजिन के अलावा कहीं से गुजर रही है, तो उसके अंदर हमने एक वैल्यू ऐड हो रही है 2। तो इस वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूं और मैं इसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा देता हूं c, ठीक है। मैं कहता हूं कोई भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये यहां से नहीं तो लेट से ये यहां से मूव करेगी, तो इस केस में ये -c होगा। अगर ये यहां से नहीं तो ये यहां से मूव करेगी, तो इस केस में ये +c होगा, ठीक है। तो इसको मैं जनरलाइज +c कह देता हूं एट द मोमेंट। चले जी, ये केस 2 हो गया। अच्छा, केस 3 की बात करते हैं। तीसरा और केस कौन सा हो सकता है? केस 3। आपने देखा कि हमारे पास इस तरह का प्लॉट था, x y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसी तरह y के अंदर हमने 1 2 3 4 एंड 5। एक लाइन आपने देखा कि सेंटर से गुजरी, एक लाइन आपने देखा कि लेट से वो x2 से गुजरी, ठीक है। तो दोनों केसेस में इसको मैं कह देता हूं केस 1, ये था जी केस 2। अब क्या और सिनेरियो हो सकता है? एग्जैक्टली एक और सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है, उसको कहते हैं इंक्लिनेशन, कि इस लाइन की जो स्लोप है वो डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये लाइन बजाय स्ट्रेट होने के, ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे हो सकती है, या इसकी इंक्लिनेशन नेगेटिव हो सकती है, समझ रहे हैं, या ये ऐसे हो सकती है। लाजमी तो नहीं है हमेशा पैरेलल होगी, हो सकता है ये यहां से गुजरे लेकिन ये इस तरह से हो, इसकी स्लोप कुछ और हो, यहां से ऐसे गुजरे, ठीक है। तो इस केस में फर्क किस चीज पे पड़ता है? इस केस में फर्क इस चीज पे पड़ता है कि देखें 0,0 जब x 0 है तो y 2 है, दिस इज करेक्ट, एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, जब 1 करता हूं तो अब y जो है उसमें 2 ऐड नहीं होता, क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ चेंज है, वेरिएशन है जो y लाइन की, वो डिफरेंट हो गई है। मिसाल के तौर पे यहां पे देखिए कि अगर मैं इसको, इस लाइन को स्ट्रेट कर देता हूं यहां पे, ठीक है, इसकी स्लोप 0 कर देता हूं, ये देखिए अगर इस तरह इसको लाइन को कर देता हूं, तो अब जितना भी चाहे आप x चेंज करें, चाहे आप x 5 कर दें, 3 कर दें, तो y हमेशा 3 ही रहेगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि इसकी स्लोप जो है, स्लोप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, स्लोप जो है, स्लोप ऑफ y वो 0 है, ठीक है, जिसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता, आई रियली अपोलोजाइज, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरल नेट्स में यही चीज़ उसकी जान है, उसकी बेस है। अच्छा, तो आपने देखा कि स्लोप जो है बेसिकली इफेक्ट करती है कि किस तरह से y का बिहेवियर चेंज होता है x के साथ। मिसाल के तौर पे यहां पे देखिए, अगर मैं जितना भी x को चेंज करता रहता हूं, y चेंज नहीं होता। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको पकड़ता हूं और इसकी स्लोप रिवर्स कर देता हूं। अब मैं जितना भी एक्सचेंज करता रहूं, अब मैं x1 के ऊपर y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही है ना, और ये समवेयर इन बिटवीन है। तो ये जो स्लोप है बेसिकली, ये जो ओरिएंटेशन है लाइन की, ये हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये इसी लाइन को अगर आप देखें तो ये जो केस 3 जिसको हम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा, इसका मतलब ये है कि इस केस में हमेशा जो y होगा, पहले था हमारा y इज इक्वल टू x प्लस c, इस केस में फॉर एग्जांपल जो y है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ x होगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए, जब 1 था, यहाँ पे 1 था, तो ये लेट से 3 आ गया, लेकिन जब 2 था तो यहाँ पे 3 की बजाय 3.5 आ गया या 4.5 आ गया, ऐसा ही है ना। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y तब्दील हो रहा है। कि अगर ये देखिए, मैं यहाँ पे 2 लाइन लगाता हूँ, अब ज़रा इस डिफरेंस को आपने चेक करना है, क्या ये बढ़ता है कि कम होता है अगर मैं इस लाइन की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। अगर मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को आपने ट्रैक करना है कि अब सिंपल मैं कह देता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे था और ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, ज़रा इसको ज़रा गौर से ट्रैक करें आप, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज कर दी, सॉरी, ओरिएंटेशन चेंज की, तो अब जो है डिफरेंस बेसिकली ये हो गया,
ब्लू लाइन, पहले ये ब्लैक लाइन थी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये दोनों, इसको कहते हैं डेल्टा वाई, ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ एक्स है, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्लोप। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैं एक्स कहता हूं इज इक्वल टू कोई स्लोप, कोई वैल्यू, मैं इसको कह देता हूं बी वाई, क्योंकि जब एक्स चेंज होता है तो उसका मल्टीपल वाई चेंज होता है, प्लस इसमें लेट्स ऐड ए कांस्टेंट वैल्यू कि अगरचे लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन बन गई है केस 3 के लिए, केस 3, और ये वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि सारी स्ट्रेट लाइंस के लिए वैलिड है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर लिया स्ट्रेट लाइन का, और इस मॉडल को कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। चलें जी, आई रियली अपोलोजाइज कि मैंने इतनी ज़्यादा थ्योरी मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा दी, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी था कि ये 3 केसेस जो हैं समझ लिए जाएं। केस 1 ये था, केस 2 जो है ये था, और उसके साथ जो है हमारा केस 3 ये था, ठीक है। तो 3 केसेस C1, C2, C3, और हमने एक इक्वेशन भी बनाई, और आपने देखा कि किस तरह से तीनों केसेस को हमने लेके एक जनरलाइज इक्वेशन में, इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट हमने स्लोप का भी सीखा। जो स्लोप है वो बेसिकली इंक्लिनेशन होती है एक लाइन की, ठीक है, जो कि बेसिकली मल्टीपल ऑफ वेरिएबल मल्टीपल ऑफ वाई हो सकती है, मल्टीपल ऑफ वाई। और ये जो लाइन जो है ओरिजिन से अगर ना गुजरे तो वो कांस्टेंट ऐड होता है उस जो है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। चलें, यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। इट्स टू मच थ्योरी, आई रियली अपोलोजाइज। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो विल जंप बैक, जिसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। वेलकम बैक गाइज। अब एक क्विज़ का टाइम हो गया, ठीक है। और नॉर्मली जब मैं अपनी क्लास में कहता हूँ क्विज़ का टाइम हो गया तो आवाज़ें आती हैं, और नहीं सर कल ले लें सर, अगले हफ्ते ले लें। लेकिन नहीं, क्विज़ आज ही होगा। और क्विज़ ये है कि आपको मैं 3 ग्राफ दिखाने लगा हूँ, और उन 3 ग्राफ्स को आपने जो है उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, मैंने 3 सिनेरियो समझाए थे आपको, C1, C2, C3। अब सिंपल करना ये है हुजूर आला कि इक्वेशन हमारी क्या थी जनाब, x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी। ये इक्वेशन है, इसको मॉडिफाई करना है, जिस तरह आपका ग्राफ है ना इस तरह आपने लिखना है। अच्छा, जब हम ग्राफ को फर्स्ट साइड पे देखते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इसका सी क्या है। अगर आप ग्राफ को एक्सटेंड करें ना पीछे, तो ये 0 से गुजर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी मॉडिफाई इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो ये बी वाई प्लस सी के अंदर जो सी है बेसिकली वो तो 0 हो गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि बी स्लोप क्या है, कि रेट ऑफ चेंज कितना, मल्टीपल कितने, एक्स के कितने, यानी कि अगर एक्स का 1 मूव होता हूँ तो, यानी कि अगर इतना मूव होता हूँ एक्स में, तो वाई का कितना मल्टीपल मूव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये, और यहाँ पे लगाता हूँ ये, और इसको ड्रॉ करता हूँ, अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि वाई का भी 1 डेल्टा मूव हुआ है, इज इक्वल टू 1। जब x को 1 मूव करते हैं तो y 1 मूव होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी देख लें, लेट्स से अगर हम 4 और 5 के दरमियान डालते हैं ये लाइन, स्लोप चेक कर रहे हैं लाइन की, ये देखिए ये लाइन। अब ये 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये भी 4 है, ये भी 5 है। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो डिफरेंस है, जितना x के अंदर तब्दीली आती है उसी रिस्पेक्ट से उतने मल्टीपल ऑफ 1 तब्दीली आती है। ऐसा ही है ना, मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि ये डेल्टा, ये x है तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई उसमें तब्दीली आ रही है। यानी कि 1 अगर 1 डिजिट, अगर 1 डेल्टा, x का डेल्टा 1 मूव होता है तो y में भी 1 डेल्टा मूव होता है। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो b है ये 1 है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू वाई। ठीक होगी बात। अच्छा जी, ये हमने इक्वेशन बना ली। बाकी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स सिंपल हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लाइन लगाते जाएं, निकल आएंगे। गुड, ये जी हमारा क्विज 1 आपके आ गए 10/10। शाबाश। चलें जी, नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्विज पे आप देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है। अगेन मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, जिसके साथ हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी। ठीक है, या बी वाई प्लस सी थी या
एक्स वाई, भाई डजेंट मैटर, एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन थी। चलें जी, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं अब इस ग्राफ के मुताबिक। चलें जी, सबसे पहले तो इसकी देखते हैं कि c की वैल्यू क्या है, क्या ये लाइन सेंटर से पास कर रही है कि नहीं। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो इट सीम्स कि ये सेंटर से ये जीरो से पास कर रही है, तो ये 0 0 कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये है कि इसका जो c है ये 0 है। अच्छा, मैंने नोट किया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये नज़र तो आ नहीं रहा, अंदाज़ा लगाएं कि 1 से 0 से पास हो रही है, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है। चलें, अब हम देखते हैं कि b की क्या वैल्यू है, कि जब हम y को, ठीक है, जब हम यानी कि y को लेट्स से इस एक्सेस को मूव करते हैं एक डिजिट, यानी कि 1 2 2 आते हैं, तो y के अंदर कितनी चेंज होती है। तो मैंने नोट किया कि y के अंदर लेट्स से यहाँ पे अगर ये 3 था तो y 3 से 6 हो गया। अच्छा, चले एक और देखते हैं। जब ये 3 से 4 आया, एक डिजिट चेंज हुआ, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 3, ये थोड़ा सा यहाँ पे था और ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये देखिए, जब y 3 है, जब एक एक्सेस 3 है, यानी कि y एक्सेस 3 है तो 3 3 9 आ जाता है x पे। जब 4 है तो 4 3 12 आ जाता है। जब 5 है 5 3 15 आ जाता है। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो है बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ y है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 3y। एक्सीलेंट, गुड। तो इसमें आपके 10/10, गुड। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक और ग्राफ है, देखते हैं कि इस ग्राफ की इक्वेशन क्या बनती है। सबसे पहले बेस इक्वेशन लिखते हैं। बेस इक्वेशन है जी x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी। सबसे पहले इसमें देखते हैं जी c की क्या वैल्यू है। अब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि एक डिजिट जो है ये 3.5 का है, तो ये 0 से तो फॉर श्योर नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब है इसमें वैल्यू जो c की है वो 0 तो नहीं है। अब देखते हैं कि c की वैल्यू क्या हो सकती है, करीब करीब गैस लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये इट सीम्स कि यहाँ पे 2 हो सकती है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो c की वैल्यू है वो तो हो गई 2। अच्छा, अब हम देखते हैं कि y का कितना डिजिट मूव करें तो x में कितनी तब्दीली आती है। अगर मैं कहता हूँ ये 1 है तो y क्या है जी 3 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ 3, ये 3 इज़ 5, ओके। अगर मैं 5 पे ले जाता हूँ तो अगेन दिस इज़ 7। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट, वो अलग नहीं है, ये सिर्फ c की वैल्यू ही है जो कि चेंज है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो b है वो 1 है बेसिकली। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये डेल्टा देखें, ठीक है, और इस डेल्टे को मैच कराएं, ये जो डिफरेंस है यानी कि 7 - 2, आप देखेंगे कि ये सिर्फ इस c की वजह से फ़र्क आ रहा है, अदरवाइज b जो है वो 1 है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू y प्लस 2। एक्सीलेंट, इसमें भी आपके 10/10, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस तरह करता हूं कि इस इक्वेशन को उठाता हूं, एक जनरल इस इक्वेशन को उठाता हूं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं जो कि बेसिकली हमारे लिए हर किस्म की स्ट्रेट लाइन को जनरेट करेगा। यह एज ए बोनस मैं आपको दे रहा हूं। ओके जी, लेट्स गो टू द पाई चार्ट। और पाई चार्ट में सिंपल सबसे पहला काम करता हूँ, मैंने एक फाइल क्रिएट की है, इसको कह देता हूँ लीनियर रिग्रेशन, और मैं कहता हूँ import matplotlib.pyplot as plt। अच्छा जी, अब इसमें अगर आपको इक्वेशन याद हो तो वो थी हमारी x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी। तो हमने b और c क्योंकि 2 कांस्टेंट्स हैं, इनको हमने एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। इमेजिन करें मैं इनकी कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू सेट करता हूँ और मैं कह देता हूँ लेट्स कॉल इट b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 0 एट द मोमेंट, ठीक है। हम वो x इज इक्वल टू y वाली सिनेरियो अगर की बात करें, और मैं x कह देता हूँ लेट्स कॉल दिस अ वेक्टर 1 2 3 4 5, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो है
y इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c, यही इक्वेशन है ना। अच्छा, ये इस इक्वेशन की वैल्यूज हमने लेनी है। मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1 आए, यहाँ पे पुट करें तो जो कंप्यूटेशन हो वो y की वैल्यू रिटर्न करें और कीप ऑन गोइंग फॉर द इंटायर वेक्टर। तो ये कैसे होगा, सिंपल फॉर लूप लगे होगा, फॉर लेट्स कॉल i in x, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर ईच i, यहाँ पे सिंपल i आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। हाउएवर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एज ए वेक्टर रिटर्न करे, तो सिंपल मैं y को एज ए एम्प्टी वेक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी वेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं और लेट्स कॉल दिस रिजल्ट, ठीक है, ताकि इस डिफरेंशिएशन हो जाए। और फिर y डॉट अपेंड कर देते हैं क्या, रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे y, तो हमारे पास जो है y वेक्टर प्रिंट हो जाएगा। हाउएवर हम चाहते हैं कि ये प्लॉट भी हो, ठीक है। तो ये प्लॉट करने के लिए सिंपल plt डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर हम x का y दे देते हैं वैल्यूज़, और फिर ऑफ कोर्स इसके टाइटल और जो है x लेबल y लेबल डाल देते हैं जी, कबूम। ओके, तो हमारे पास जो है सारा कोड आ गया हुआ है। अब देखिए सिंपल मैं इस कोड को रन करता हूँ, लीनियर रिग्रेशन को रन करते हैं तो इट शुड शो अस प्लॉट। और अब हम b और c की वैल्यू से प्ले आउट कर सकते हैं और डिफरेंट प्लॉट जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये हमारा प्लॉट आ गया हुआ है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि c की वैल्यू को लेट्स से 7 कर देता हूँ और b की वैल्यू को 2 कर देता हूँ। अब देखिए सिर्फ मैं लाइन की ओरिएंटेशन के साथ खेल रहा हूँ। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं कंसोल में जाता हूँ तो ये देखिए ये हमारे y के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे y के कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली आपने क्या किया कि एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है और यू कैन ईजिली नॉट ओनली जनरेट प्लॉट्स, बल्कि आप जो है अब आराम से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। आई रियली अपोलोजाइज अगर आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया तो, लेकिन आपने बहुत 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 बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। उसकी रीज़न पता है क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये वो बेस है जिसको आपने ऊपर नीचे आगे पीछे दाएँ बाएँ सज्जे कब्बे हर तरीके से ना इसको अच्छे तरीके से देख लिया है और आपने समझ लिया कि अच्छा ये इस तरह से रिग्रेशन मॉडल काम करता है और उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन भी की। ओके गाइज, यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइज। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात करने लगे ना उसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। अब देखें, जितने भी अब हमने ग्राफ देखे वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस थी, लेकिन हमें ये तो बखूबी पता है कि दुनिया इतनी सीधी है नहीं, ऐसा ही है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं ना लाइन बेस्ट फिट लाइन है, इसका मतलब ये है दिस इज़ वेयर ऐसे हिट द एफ। समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास डेटा जो है सीधा नहीं आ रहा। अब इमेजिन करें कि आपने एक स्कूल बस का रूट डिज़ाइन करना है, स्कूल बस का रूट डिज़ाइन करना है, तो अब वो कैसे करेंगे? इमेजिन करें ये जी शहर का ब्लॉक है और इसमें घर यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक घर ये है जी, एक घर ये है, एक घर ये है जी, और एक घर इमेजिन करें जी ये है। एक घर बाय द वे ये भी है, ठीक है, और एक घर ये भी है, ठीक है। और यहाँ से बस शुरू होगी बस, और ये जी स्कूल है। अच्छा, अब आइडियल ये होना चाहिए, आइडियल अब हर स्टूडेंट तो यही कहेगा यार बस जो है मेरे घर के सामने से गुजरे ताकि मेरे डोर स्टेप से मुझे उठाए। तो नॉर्मल रूट जो बस का बनता है वो आप ये बनाएंगे, ठीक है। अगर ये रूट लेते हैं आप तो इस रूट में आते आते बच्चे स्कूल से लेट हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। आपने कुछ ऐसा तरीका ढूंढ निकालना है कि बस का रूट इस तरह से बनाना है कि सबको ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़े, अपने घर से ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े, ठीक है, और सब टाइम पे भी पहुंच जाएं। तो इसका मतलब ये है आइडियल तो ये होना चाहिए कि आप कहें यार मैं सीधी चलाऊंगा बस, ठीक है, हर बंदा जो है ना अपना आ जाए बस स्टॉप के करीब। तो ये बस स्टॉप एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल वे है लाइन का
जो कि सबके घर के करीब से गुजरती है, इसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल लाइन रूट जो है, स्कूल और बस की मिसाल देख लें कि आपने एक ऐसा रूट डिज़ाइन करना है कि बच्चे स्कूल से लेट भी ना हो और ज़्यादा उनको घर से दूर भी ना जाना पड़े। ये जो घर से दूरी का कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं लॉस, सॉरी इसको कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्ट। जितना जो बस स्टॉप है, ठीक है, ये देखिए ये बस स्टॉप है, जितना बस स्टॉप घर से दूर होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस जितना ट्रैवल करना पड़ेगा स्टूडेंट को अपने घर से बस स्टॉप तक, उसको कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, और सारे स्टूडेंट की कॉस्ट को अगर जमा करें तो उसको कहते हैं लॉस। ठीक है, ये देखिए ये कॉस्ट है, अगेन इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, कॉस्ट है क्योंकि इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है बस तक। ये देखिए कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, तो हर स्टूडेंट कुछ कॉस्ट पे करेगा पैदल चलने की सूरत में अपने घर से बस स्टॉप तक। ठीक है, अब अगर इन सारी कॉस्ट्स को जमा कर दिया जाए, कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 सॉरी प्लस कॉस्ट 3 एंड वी कैन कीप ऑन गोइंग, लेट्स से कॉस्ट 3 किधर गया, कॉस्ट 3, इन सब को अगर जमा करें तो ये इक्वल है लॉस के, यानी कि इन सब का लॉस। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में समेशन की एक और सिंबल है जिसको कहते हैं समिंग ऑल अप, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में सिग्मा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया आपने, सबको सम करके एक सिंपल इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो आपने बस और स्कूल की मिसाल याद रखनी है। तो बेस्ट फिट लाइन ये है कि ऐसा बस का राउट जो हर बंदे के घर के करीब से गुजरे। ठीक है, और नॉर्मल आपका जो गोल है वो है कि कॉस्ट को कम करना है आपने, कि कॉस्ट आपने कम करनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने घर से स्कूल बस पकड़ने के लिए जो बस स्टॉप आपने रखना है वो उनके घर से ज़्यादा दूर ना हो। ठीक है, आइडियल तो ये है कि उसके घर के सामने से जाए, लेकिन फिर स्कूल से लेट हो जाएंगे, तो स्कूल से भी लेट नहीं होना और घर से दूर भी नहीं करना। इसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, कि आपने एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ निकालना है जिसमें जो है घर के करीब से भी गुजरे और उधर से लेट भी ना हो। ठीक है, सफ़र भी ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें। ये मेरे ख्याल से द बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आप जो है ना रिलेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को करने लगा हूँ क्लोज, लेकिन इससे मैं एक क्लोजिंग लाइन जो है ना आपको दे के जाना चाहता हूँ। जब हमने लीनियर रिग्रेशन की वो की प्रिडिक्शन के लिए, अब जो कॉस्ट एंड लॉस है ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर जाके बैठता है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे जब लीनियर रिग्रेशन हम प्रिडिक्शन पे लगाते हैं ना, तो बेसिकली इमेजिन करें अब इससे जो स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ की है वो आपने लगाई है लीनियर रिग्रेशन। अब अगर उसके अंदर आप कॉस्ट और लॉस का फंक्शन लगा दें तो आप बेसिकली एक बेस्ट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी, जो कि बेसिकली आपके डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर एक लाइन आपके डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब यह है कि आप उस डेटा को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं फिर आगे। समझ रहे हैं? यह है बेसिकली न्यूरल नेट और यह है मशीन लर्निंग की जान। समझ रहे मेरी बात को? और कुछ भी नहीं है, हलवाए आगे अगर आपने ये चीज़ समझ ली है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइस। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने कॉस्ट और लॉस और कॉस्ट की बात की थी और हमने देखा था कि किस तरह से जो कॉस्ट को मिनिमाइज करके हम अपनी जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है उसको बेस्ट लाइन बना सकते हैं और जो बेस्ट लाइन है वो हमें बेस्ट प्रेडिक्शन देगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब मैं आपको एक स्टेप फर्दर लेके जा रहा हूँ। इससे मैं आपको मीन स्क्वेयर्ड एरर बताने लगा हूँ कि जो बेसिकली एक क्राइटेरिया है, वन ऑफ द क्राइटेरिया है जो लॉस है उसको कम करने का। अच्छा, दोबारा जाते हैं अपनी एग्जांपल के ऊपर। इमेजिन करें जी ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए ये एक पॉइंट है जो कि बस जहाँ से स्टार्ट होती है और ये जी स्कूल है जहाँ पे बस ने पहुँचना है और इसके दरमियान स्टूडेंट्स के घर हैं। एक घर ये है जी, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, एक ये है जी घर, और एक घर ये है, एक ये। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करनी है
आपने क्या करना है कि इन घरों के दरमियान बस स्टॉप्स बनाने, इस तरह बनानी है कि इन स्टूडेंट्स को अपने घर से बस स्टॉप तक कम से कम चलना पड़े। तो मेरे ख्याल से मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं इसको ब्लू ड्रॉ करता हूं, तो इस केस में अगर ये स्टूडेंट S1 है, ये S2 है, ये S3 है एंड कीप ऑन गोइंग, तो S1 को इतना ट्रैवल करना पड़ता है इस बस स्टॉप तक। इसका बस स्टॉप ये होगा, इसका ये होगा, बेस्ट बस स्टॉप क्योंकि हमने क्लोजेस्ट देखना है, ठीक है, और इसका ये होगा। तो इस केस में अगर आप गौर करें तो इसको इतना चलना पड़ता है, स्टूडेंट S2 को इतना चलना पड़ता है, इसको इतना, S3 को इतना चलना पड़ता है। तो ये जितना इनको चलना पड़ता है ना, इसको हम कहते हैं कॉस्ट। और बेसिकली ये जो ब्लू क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में आपको बता रहे हैं प्रिडिक्टेड बस स्टॉप। मैं इसको कह देता हूँ S0, तो इसका बस स्टॉप B0 है, S1 तो इसका बस स्टॉप B1 है। तो बेसिकली S0 स्टूडेंट रूल नंबर जिसका 0 है, उसका फासला B1 यानी कि उसके बस स्टॉप से जितना भी फासला है उसको मैं कह देता हूँ कॉस्ट। और जो B0 है बेसिकली ये हमारी लाइन प्रिडिक्ट कर रही है कि S1 का बेस्ट स्टॉप ये हो सकता है। ठीक होगी बात। अब ये जो कॉस्ट है ना, बेसिकली अगर मैं कहता हूँ S0 का, अगर मैं कहता हूँ बस्ट स्टॉप 0 से S0 का जितना फासला है, मैं इसको कह देता हूँ ये है कॉस्ट जो उस स्टूडेंट ने पे की। ठीक है, ये तो हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। अगर मैं इसको एक्स वाई की टर्म में ले आता हूँ, जिस तरह मैंने इक्वेशन लिखी थी कि x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी, और इसको लेट्स से सिंपल इक्वेशन की टर्म में लिख देते हैं जो कि नॉर्मल कन्वेंशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो बेसिकली जो y है हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, यहाँ पे ये जी y है और ये जी x है। ठीक है, अब जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, उसको कहते हैं सिंपल, ये जी है ग्राउंड रियलिटी, सॉरी। अब ये जो y है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं y हैट से, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सिंपल y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट। उसकी रीजन ये है कि इनका लॉस हमने ढूंढना है ना। ये बेसिकली देखें, यहाँ पे ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ y से, और इसको कहता हूँ ये जी प्रिडिक्टेड वैल्यू और ये जी रियलिटी। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू और रियलिटी या फिर b और s का जो फासला है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो हमने इसको जनरलाइज करना है, तो मैं कहता हूँ y हैट माइनस y इज इक्वल टू कॉस्ट। लेकिन क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो मैं इनको जनरलाइज करने के लिए y i और y हैट i कह देता हूँ, ताकि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का आप नाम या रोल नंबर रख दें तो आपको पता चल जाए कि किस स्टूडेंट का उसके बस स्टॉप से कितना फासला है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक कॉस्ट की इक्वेशन बन गई है। ठीक होगी बात। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट जितनी भी कम होगी उतना हमारा बेस्ट फिट बेहतर होगा। समझ रहे मेरी बात को। अब मशीन लर्निंग मॉडल क्या करते हैं कि वो एक लाइन को उठाते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि यार अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह रखूं तो फिर कॉस्ट क्या आएगी, इस तरह रखूं तो फिर कॉस्ट क्या आएगी, ऐसे रखूं तो फिर कॉस्ट क्या आएगी, ऐसे रखूं तो फिर कॉस्ट क्या आएगी, ऐसे रखूं तो फिर कॉस्ट क्या आएगी। तो वो बेसिकली कॉस्ट इवैल्यूएशन करते हैं कंसिस्टेंटली। लेकिन जितना इफेक्ट कम होगा उतनी सेंसिटिविटी जो है हमारी मॉडल की वो कम होगी। तो मैं चाहता हूं कि इफेक्ट बढ़ जाए, यानी कि अगर थोड़ी सी चेंज करें तो कॉस्ट में ज़्यादा चेंज आनी चाहिए ताकि हमारा मॉडल सेंसिटिव हो और बेस्ट फिट जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि अगर मैं कॉस्ट को स्क्वायर कर दूं, कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये जो डिफरेंस है ना, बेसिकली मैं चाहता हूं कि इसका स्क्वायर हो जाए। यानी कि अगर एक स्टूडेंट का फासला इमेजिन करें यहाँ से लेट्स से आ रहा है 2, तो इसका स्क्वायर होके 4 आ जाए। समझ रहे हैं? अगर ये लगाता है, यहाँ पे लाइन में उठाता हूँ और ये यहाँ पे लगाता है 4, 6, 36, वो तो नंबर बड़े से बड़े होते जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा मॉडल जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा वैल्यू चेंज के अंदर। अच्छा, ये तो हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने लॉस मेजर करना है तो लॉस आपको पता है वो है समेशन ऑफ ऑल कॉस्ट्स।
ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। सॉरी, मैंने स्टाइल मारने की कोशिश की लेकिन मेरा स्टाइल गड़बड़ हो गया। वाई स्टार आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, ठीक है, ये बेसिकली कॉस्ट के इक्वल था, और जब इनका समेशन लेते हैं तो ये बन जाता है लॉस, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स का अब जो है ना डेटा देख रहे हैं। अब यहाँ तक हमारी मीन स्क्वायर्ड एरर की बात जो है कुछ समझ में आ गई है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमें होलिस्टिक व्यू मिले, इसलिए हम इसकी एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज को लेट्स से डिवाइड नंबर ऑफ लेट्स से n सैम्पल्स, मिसाल के तौर पे हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट का हमें इंडिविजुअल डेटा मिले। एवरेज का तो पता ही है ना आपको, अगर 2 सैंपल हो 2 + 2 इसका एवरेज लेना हो तो टोटल कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, एक सैंपल ये है दूसरा ये है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 4:2 एवरेज आ जाता है। समझ रहे मेरी बात को? बेसिकली मीन हम ले रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाती है मीन स्क्वायर्ड, क्योंकि हमने स्क्वायर किया हुआ है, और इसको कहते हैं एरर। अगर हम इस मीन स्क्वायर्ड एरर इस वैल्यू को प्लॉट करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली हमें बता रहा है कि किस तरह हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर कम हो रहा है, यानी कि सोल्यूशन हमारा कन्वर्ज कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा मिनिमम एरर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि बेस्ट फिट अच्छे से अच्छा हो रहा है। समझ रहे, ये दोनों इन्वर्स हैं। बेस्ट फिट अच्छा होगा तो लॉस कम होगा, लॉस अगर कम होगा तो बेस्ट फिट अच्छा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, और इसकी हम बाद में बात करेंगे कि ये किस तरह से हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर का फ्लेवर दे दिया। ये बात आपको समझ आ गई मीन स्क्वायर्ड एरर की? ये देखिए, मैं एक दफ़ा इसको रिकैप कर देता हूँ। अगेन आपको टास्क है जी, बस राउट आपने बस स्टॉप्स बनाने हैं, लेकिन बस स्टॉप इस तरह से बनाने हैं कि वो आपके स्टूडेंट के घर के सबसे करीब हो, ठीक है। तो घर के करीब बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह के लाइन चाहिए जो कि हर बंदे के घर के करीब से गुजरे, ठीक है। अब जितना फासला स्टूडेंट को घर से बस स्टॉप तक करना पड़ेगा उसको मैं कहता हूँ कॉस्ट है। वो सारी कॉस्ट, सारे स्टूडेंट्स की कॉस्ट मिलके वो बनती है लॉस। क्योंकि हम मीन स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि हम सिस्टम की सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि जब स्टूडेंट 1 किलोमीटर चले ना तो उसका मुझे बताओ कि वो 10 चला है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो वो जब 1 चलता है, 2 चलता है तो वो 4 हो जाता है, 4 चलता है तो वो 16 हो जाता है, 16 चलता है तो वो 164 हो जाता है, 164 हो जाता है, या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेरी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है सिस्टम की। इसका मतलब ये है कि मेरा जो सिस्टम है उसको मैंने पेनालाइज कर दिया है, उसको मैंने सजा दी है कि अगर कॉस्ट बढ़ जाए ना ज़्यादा तो फिर उसको दुगना कर दो, ताकि मुझे पता चले कि कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है। यानी कि वो कहता ना, को मुझे जब ईंट मारे तो तुम उसे पत्थर दो, जब को आपको हाथ लगे तो उसको चपेड़ लगाओ। तो ये बेसिकली स्क्वायर मैंने इसलिए किया है ताकि जब भी मुझे कोई हाथ लगाए तो मेरा दिल उसको चपेड़ करने का करे। समझ रहे मेरी बात को? गुड होगी बात। तो इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने कॉस्ट क्रिएट की, फिर उस कॉस्ट को हमने स्क्वायर किया क्योंकि हमने उसको चपेड़ लगानी थी, फिर उसका एवरेज लिया क्योंकि हमने इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करनी है। तो ये हमारा बन गया मीन स्क्वायर्ड एरर का फार्मूला, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। है हलवा ही, आपने दिल छोटा नहीं करना, ये हलवा है, दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। और देखें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई बंदा घर से, माँ के पेट से तो मैथमेटिशियन नहीं बन के आता ना, ये इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें बंदा समझता तो आ जाती हैं। हौसला नहीं हारना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके गाइज, वेलकम बैक। अच्छा, मीन स्क्वायर्ड एरर हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। अब जो है हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करने लगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लेट्स से एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ देने लगा हूँ, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। मैं कहता हूँ x = 1, 5, लेट्स से 8 and 10, इमेजिन करें दिस। और वाई की वैल्यूज़ कोई रैंडम वैल्यूज़ हैं, 4, 8, लेट्स कॉल दिस 7, लेट्स कॉल दिस 9, ठीक है। लेट्स इमेजिन दीज वैल्यूज़। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि प्रिडिक्ट करनी है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो क्लोज होंगी। इमेजिन करके मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये लाइन जो है कुछ लेट्स से इस तरह से आती है, या ये पॉइंट्स जो हैं
इस तरह से आते हैं, यहाँ से ये क्या आता है, ये आता है, ये आता है। तो आपने एक लाइन प्लॉट करनी है जो इनके करीब करीब से गुजरे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स से यहाँ पे आते हैं जी। एज आई सेड गाइज, मेरे हाथ थोड़े से जिटरी हैं, रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने नए कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये रेड लाइन जो है बेसिकली मेरे प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं, तो नए कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए क्योंकि ये करीब करीब हैं इनके, ठीक है। तो इमेजिन करें, ये मैंने यहाँ पे 5 ड्रॉ किया है और लेट्स से दिस इज 6, लेट्स से इनके दरमियान कोई है, लेट्स कॉल इट 7, 9 और 10 के दरमियान कोई है, लेट्स कॉल इट 9। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। अब ये हमारी जो है प्रिडिक्टेड लाइन है। अच्छा, अब अगर मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करना हो तो वो क्या है, हमारी y और y से प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ 5 - 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर इसको कहता हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, तो ये पहला मीन स्क्वायर्ड एरर है 1, दोनों का डिफरेंस 1 था, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है ना हमने, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको कह देता हूँ लेट्स कॉल इट j, और कह देता हूँ j इज इक्वल टू 1। इन दोनों का डिफरेंस 6, ये हो गया -2, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, ठीक है। तो अब अगर मैंने लॉस फाइंड आउट करना है तो बेसिकली दिस माइनस दिस, सॉरी ये आ गया। अब बेसिकली जो कॉस्ट है वो है जी, कॉस्ट इज इक्वल टू सॉरी मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर उनको सम करना है। ऐसा ही है ना, ये देखिए ऊपर आते हैं ना इक्वेशन, आपको दिखाता हूँ, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस तो ये आ गया ना हमारे पास, ये बेसिकली y स्टार माइनस y है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका स्क्वायर लेता हूँ तो इंडिविजुअल का स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा, 0 और 0 आएगा। अब क्योंकि मैंने ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट का लेना है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 5, 1 + 4 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 1.2। तो हमारा जो, क्योंकि मैंने इसको सम किया है यहाँ पे और इस स्टेप पे डिवाइडेड बाय n किया है, तो ये बेसिकली हमारा जो मीन स्क्वायर्ड जिसको MSE कहते हैं वो आ गया 1.2। आप यहाँ पे कोई और लाइन रिप्लेस कर सकते हैं, 3 कर दें, 5 कर दें, 9 कर दें, 8 कर दें, और फिर मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करें कि कितना है। जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर कम होगा वो लाइन बेस्ट फिट होगी, ठीक है। तो आई होप कि मैंने यह एग्जांपल आपको क्लियर कर दिया, और ये बहुत ही इजी है, समझ रहे मेरी बात को। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें, ऐसा ना हो फिर आप प्रैक्टिस भी ना करें और फिर आप कहें यार ये मुश्किल है, तो फिर इस तरह तो ना करें आप। फिर यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। पिछले जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, कवर की हैं, वो थी लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन में हमने ये देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्स, वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 10 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, 420 हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हमने देखा, और ये थी लीनियर रिग्रेशन की प्रॉपर्टी। हाउएवर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बेसिकली हमें ईदर ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या जिंदा है या मुर्दा है, कोई आदमरा नहीं होता उसमें। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी रिटर्न करती है यस और नो की, विन और लूज की, ट्रू और फॉल्स की, पास और फेल्स की। तो इसमें सिर्फ 2 ही आउटकम होंगे, या यस होगा या नो होगा। अब अक्सर जब मैं क्लास में इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मेरी क्लास में इस तरह के भी शहजादे बैठे होते हैं। एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार जब आप कॉइन फ्लिप करते हैं हवा में तो कौन से 2 रिजल्ट पॉसिबल हैं? एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है। कुछ इस तरह के भी शहजादे होते हैं, कहते हैं सर वो दरमियान में भी तो खड़ा हो सकता है ना। तो फॉरगेट दोज पॉसिबिलिटीज, फॉरगेट, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं आती। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बेसिकली इधर आपको 0 देगी या 1 देगी, या अलाउ करेगी या डिनाई करेगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि टाइटैनिक डूबा, या तो वो बंदे बच गए या मर गए, इनके दरमियान तो कोई भी नहीं था, कोई आध मरे तो नहीं आए या आध जिंदा तो नहीं आए ना, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमेशा आपको ईदर ट्रू वैल्यू देगी या फॉल्स देगी, ठीक है।
तो इस तरह की प्रिडिक्शन जिसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी दी जाती है इन 0 और 1 की फॉर्म में, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बहुत ही आसान है ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको 2 आउटकम देती है, इधर ट्रू या फॉल्स, इधर जिंदा या मुर्दा, इधर मोहब्बत या नफरत, इधर जुड़ा हुआ दिल या टूटा हुआ दिल। समझ रहे मेरी बात को? तो 2 पॉसिबिलिटी। जबकि लीनियर रिग्रेशन में आपको y की कोई भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमेशा y या 0 होगा या 1 होगा। अगर मैं इसको कहता हूँ ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस तरह का प्लॉट है, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, ये x 0 है और x यहाँ पे लेट्स कॉल दिस कोई वैल्यू x की। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू है इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान हमेशा होगा y। समझ रहे? y हमेशा इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान होगा। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जबकि आपको याद था हमारे लीनियर रिग्रेशन में सिंपल y इस तरह जाता था और उस पर कोई बंदिश नहीं थी, वो कहीं से भी गुजर सकता था, ठीक है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ख़ास बात यह है कि वो इधर आपको ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा आइट्रेट किया इसको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सो दैट इट शुड सिंक इन टू यूर ब्रेन सेल्स, ईच एवरी इंडिविजुअल सेल्स। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइस। अच्छा, इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा ओवर फिटिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ओवर फिटिंग और इसका क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले ओवर फिटिंग कहते किसे हैं? मिसाल के तौर पे अगेन वो स्टूडेंट और बस्ट वाली मिसाल देख लें कि ये देखिए, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये उनके घर हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, अपने स्कूल जाना है और यहाँ से आप बस ने इनको पिक करना है और आपने बस का राउट डिज़ाइन करना है। आप कहते हैं यार मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आई डोंट केयर, मैं इस तरह करता हूँ कि हर स्टूडेंट के घर के सामने बस खड़ी कर दूंगा और स्टूडेंट चढ़ जाएगा बस के ऊपर और फिर ये जो बस है ये सारे स्टूडेंट को लेके चली जाएगी। आप कहते हैं मेरी ये जी राउट मैंने डिज़ाइन किया और ये देखिए इसमें लॉस 0/0 है, ठीक है, लॉस 0 है क्योंकि मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू वही है जो एक्चुअल जो स्टूडेंट का घर है, लॉस 0। और जिसमें लॉस 0 हो तो बेसिकली आपने कहें जी मेरा मॉडल की प्रिडिक्शन जो 100% है, ठीक है, गुड होगी बात। सवाल ये है कि क्या ये वाकई गुड प्रैक्टिस है, क्या ऐसा होना चाहिए? अब प्रॉब्लम ये है कि इमेजिन करें 10 और स्टूडेंट इनरोल हो जाते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जो इनरोल हुए स्टूडेंट, उनका घर एक का यहाँ था, एक का यहाँ था, एक का यहाँ था, एक का यहाँ था, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो कर्व बनाई है, ये जो आपने राउट डिज़ाइन किया है, ये फिर नए जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए तो बहुत दूर हो गया खाता। इस बंदे को हालांकि चढ़ना यहाँ से चाहिए था इस पॉइंट से, अब वो बेचारा यहाँ से चढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है अब इसी तरह इस बेचारे को चढ़ना यहाँ से चाहिए था, लेकिन अब वो देखिए कि यहाँ से चढ़ेगा, यानी कि इनके लिए तो फिर लॉस सबसे ज़्यादा हो गया ना। तो फिर किस तरह से आपके 100% मॉडल ने एक्यूरेसी 100% लेके क्या अवार्ड जीता? इसका मतलब ये है कि ये आपकी ओवर फिटिंग फिर नुकसानदेह साबित हुई, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओवर फिटिंग जो है, ये जो 100% मॉडल की एक्यूरेसी है, ये हर दफ़ा ठीक नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जब डेटा चेंज होता है तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उस डेटा को। अब उसको कैसे करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट डेटा ले लेते हैं, ठीक है, इसी तरह टेस्ट डेटा ले लेते हैं, ठीक है, एक रैंडम टेस्ट डेटा और उसको डाल देते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं कि हमारी जो पुरानी जो कर्व है बेसिकली, ठीक है, जो पुराना हमने इक्वेशन बनाई थी उसको उठा के डाल देते हैं उस टेस्ट डेटा के ऊपर, ठीक है। ये देखिए मैं इसको कह देता हूँ, ये है जी टेस्ट डेटा, और इस टेस्ट डेटा के ऊपर चेक करते हैं कि क्या ये कर्व अब लॉस मिनिमाइज करती है। अब करें ज़रा, अब तो सबसे ज़्यादा लॉस है, अब सबसे पैड़ा मॉडल आपका यही है। इसका मतलब ये है कि हमें ऑलवेज 100% जो है वो एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, ऑलवेज 100% जो है वो ठीक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमने हर हाल में ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा मॉडल जो है वो बेसिकली डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप उसमें बाद में नया डेटा भी ऐड करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है जो कि उस डेटा को जो आपके पास है उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करे और आने वाले डेटा को भी बेस्ट रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पे अब अगर यहाँ से
आप ये लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इस मॉडल को आप अपने टेस्ट मॉडल के ऊपर लेकर जाते हैं, रखते हैं, तो इस मॉडल का लॉस जो है आपके पुराने मॉडल के लॉस से कहीं कम है। तो ये जिसकी लॉस यहाँ पे ज़्यादा था आपके इस मॉडल से, फॉर एग्जांपल इस मॉडल को आप यहाँ पे ले आता हूँ, तो इस मॉडल का लॉस जो आपका रेड मॉडल है, बेसिकली रेड मॉडल का लॉस जो है, लॉस कहीं ज़्यादा है ब्लू मॉडल से, ठीक है, ब्लू कर्व से, BLUE, ब्लू से। आइडियली तो फिर आपको ब्लू लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब हम इसको टेस्ट डेटा पे लेकर जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आपका जो रेड मॉडल है वो स्टैंड आउट करता है। यहाँ पे देखिए एज कंपेयर टू दी ब्लू वन, ठीक है। तो इस तरह आपने ज़रा गौर करना है, ओवर फिटिंग के डेंजर से बचना है, कि आपने चेक करना है कि आपका मॉडल कहीं ओवर फिटिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। और इसको कहते हैं ओवर फिटिंग को। आपने जो है बेसिकली हम्बल रखना है किसी तरीके से, अपने मॉडल को इस तरीके से हम्बल रखना है कि वो डेटा की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, और ये जी था ओवर फिटिंग हमारा लेक्चर, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गैंग एंड गुड मॉर्निंग। आज के ना इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर की तरह आपको याद होगा, जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दिया था कि किस तरह से हम ओवरफिटिंग से बच सकते हैं, और मैंने आपको रेमेडी ये बताई थी कि हम टेस्ट डेटा अलग कर लेते हैं, और हमारी जो कर्व होती है जो है फिटिंग वाली, हम वो अपने टेस्ट डेटा के ऊपर टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारा मॉडल ओवरफिटिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली दो चीज़ें सिखाने लगा हूँ। एक तो चीज़ ये है कि हम लोग अपना टेस्ट डेटा अलहदा करेंगे, उसका मैं आपको कोड समझाऊंगा, ठीक है, कोड समझाऊंगा कि टेस्ट डेटा को कैसे अलहदा करना है। एक चीज़ तो ये समझाऊंगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाने लगा वो ये कि किस तरह से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलहदा कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम काम यही करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को देखूं, मैं जो डेटा फ्रेम है ना वो फुल कॉलम जो है डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ताकि कोई कॉलम मिस ना हो। उसकी रीज़न ये है कि ये कॉलम जो है, यही कॉलम मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा ही है ना। तो मैं कहता हूँ pd.read CSV, और CSV जो है हमारी ट्रेन डेटा से अब हम निकालेंगे train.csv, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो इसको मुझे कोई एरर नहीं शो करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई एरर शो कर रहा है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, एंड सो फार वी आर गुड, ठीक है। ये देखिए, अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि सैम्पल चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं कहता हूँ df.sample CMPLE, और सैम्पल लेट से 5 एलिमेंट्स का सैम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, एंड लेट्स सी। चले, मैं इसको यहाँ पे उठा के ना डायरेक्टली यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास सैंपल जो है ये आ रहा है। पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, एंड देन नेम, सेक्स, एज, एंड देन सेव एस पी। तो बेसिकली अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो है सर्वाइव्ड, ये वाला कॉलम। तो बेसिकली ये जो है ये y है हमारा। बाकी जो सारे कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो x हैं। मैं इन सब के नीचे लाइन लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ ये हैं जी x। तो y जो है बेसिकली डिपेंडेंट है x के ऊपर, यानी कि कोई बंदा बचा या नहीं बचा इसका इन्हसार इसके ऊपर है कि उसकी एज क्या थी, सेक्स क्या था, कौन सी क्लास में बैठा था, कितने का टिकट खरीदा उसने, कितना उसने किराया दिया, इसका असर पड़ता है कि आप वो बचा कि नहीं बचा। हाउएवर अगर थोड़ा सा हम मज़ीद डीप देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें आती हैं कि जो x है उसमें ऑफ कोर्स पैसेंजर आईडी की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑफ कोर्स y की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इन दो कॉलम्स को हम रिमूव कर देंगे x में से। तो चलिए y और x को अलग करते हैं। मैं इसको स्मॉल करता हूँ अगेन, और मैं कहता हूँ यार मेरा जो y है ना दैट इज़ df, और डेटा फ्रेम के अंदर जो सर्वाइव्ड का कॉलम है वो मेरा y है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और मेरा जो x है वो बेसिकली सब कुछ है, लेकिन
इन दो कॉलम्स को ड्रॉप करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ df डॉट ड्रॉप, ठीक है। और ड्रॉप करते हैं किन दो कॉलम्स को, एक तो जी सर्वाइव को ड्रॉप किया, कंट्रोल V, और दूसरा हमने पैसेंजर आईडी को ड्रॉप करना है, क्योंकि पैसेंजर आईडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि उसका आईडी 4 था या 80 था, इट डजेंट मैटर। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू 1। मेक श्योर कि आप ये x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली y जो है हमारी चुड़ैल है, x हमारे तोते हैं, ठीक है। क्योंकि चुड़ैल की जान तोतों में है, इसलिए हमने ये बताना है तोतों को देख के कि क्या ये चुड़ैल y हमारी चुड़ैल बचेगी कि नहीं बचेगी, ठीक है। इस तरह समझ लें। गुड। तो मैं अपनी यहाँ पे कंसोल क्लीन करता हूँ, कंसोल क्लीन करते हैं एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या हमारे x और y वेरिएबल सेपरेट हो गए, कोई एरर तो नहीं आ रहा, और यहाँ पे इट सीम्स टू वर्क फाइन। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये अलहदा तो कर लिए। अब एक लाइब्रेरी है, बहुत ही हेल्पफुल लाइब्रेरी है, उसको कहते हैं scikit-learn, ठीक है। तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रॉम sklearn, ये देखिए sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो बेसिकली sklearn जो है हमें मदद देगी अपने हमारे ट्रेन और टेस्ट वेरिएबल्स को अलहदा करने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, और अगर आप लिखते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और यहाँ पे आप आते हैं ना इसकी हेल्प में, तो ये सारी आपको हेल्प बता रहे हैं ये कैसे आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। अगर नीचे आए तो ये आपको देखें एग्जाम्पल भी नज़र आ रही है। और बाय द वे हेल्प मैंने पता कैसे खोली है, कंट्रोल को क्लिक की, कंट्रोल दबाया और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, इसके ऊपर आके ना लेफ़्ट क्लिक किया, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। तो ये खुल गया मेरे पास, और यहाँ पे देखिए कि ये अब एग्जांपल भी गिवन है और मज़ीद इसकी हेल्प जो है गिवन है। हाउएवर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका सिंटैक्स है वो ये है, तो यहीं से मैं ये सिंटैक्स कॉपी करता हूँ और इसी को मॉडिफाई करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ, जो कहता है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमारा एक्स जो है ये स्मॉल एक्स है, इसको मैं स्मॉल एक्स कर देता हूँ। वाई ट्रेन वाई टेस्ट स्प्लिट स्प्लिट एक्स, और एक्स को स्मॉल कह देते हैं जी, और इसको अंदर ले जाते हैं स्प्लिट के, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हमारा x और y आ गया, तो इसमें टेस्ट साइज़ क्या है? बेसिकली टेस्ट साइज़ है हमारा, हमने रैंडम स्टेट अभी नहीं डालना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो टेस्ट साइज़ जो है ना दोस्तों, वो है हमारा कितना परसेंटेज ऑफ डेटा हम टेस्ट डेटा को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा टेस्ट डेटा था, ये हमारा ओरिजिनल डेटा था। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसका 10% डेटा जो है उठा के इसको दे दो, तो टेस्ट साइज डेटा 0.1 होगा इस केस में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, ये 0.33 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल डेटा का 33% डेटा जो है वो उठा के टेस्ट डेटा को दे रहा है। अगर हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं 0.15 लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये बेसिकली हमारा टेस्ट और ट्रेन डेटा जो है ये सेपरेट कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारी जो असाइनमेंट है, यानी कि ये जो डेटा असाइनमेंट है ये ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। लेट्स रन इट। अगर नहीं हो रही होगी तो इट शुड गिव अस एन एरर, ठीक है। और एज यू कैन सी रिक्वायर्ड एज एन इनपुट, और ये एरर जो है मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ यतीमों की तरह, रियली अपोलोजाइज। सुबह सुबह मुझे 2-3 कॉफ़ियों की ज़रूरत पड़ती है, एंड दिस टाइम इट्स वेरी वेरी हैप्पी। और यहाँ पे आप देख लें वाई ट्रेन वाई टेस्ट डेटा हमारे पास और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट डेटा जो है ये तैयार हो गया हुआ है। एक्सीलेंट, सो फॉर सो गुड। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा अपने हाथ से इस कोड को आप ज़रूर निकालें और इसको करें, अटैम्प्ट करें और देखें कि क्या आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो मैं इस इंपोर्ट को लेता हूँ, और इंपोर्ट जो है दोस्तों ये गुड प्रैक्टिस है कि आपने एट द टॉप डालनी है। इन केस अगर आप लोकल फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन किया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल आपने यहीं पे डालनी है। गुड, यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा भी शहजादे और शहजादियों, हमने ये जो
लास्ट लेक्चर में डेटा को सेपरेट किया था, अब टाइम हो गया कि हम इसको अब ट्रेन करें, रन करें। लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेनिंग है डेटा की, मशीन लर्निंग मॉडल्स की, वो कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है। और आपको तो पता ही है मेरा पीसी बड़ा माठा सा बेचारा बुढ़ा सा पीसी है, इसको क्रोम खोलते हुए 2 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं अपनी जो मॉडल्स हैं उनको अपने पीसी पे रन करूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पास एक्सपेंसिव पीसीज नहीं होते जो कि कंप्यूटेशनली मॉडल्स को जल्दी से जल्दी कंप्यूट कर सकें। तो इसका एक सोल्यूशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब क्या करता है कि आपको एक्स्ट्रा जीपीयू पावर देता है ऑनलाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक नए एक्सपेंसिव पीसी की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल के जीपीयू को यूज़ कर सकते हैं और वहीं से अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ गूगल कोलैब से। तालियां। गूगल कोलैब जो है बेसिकली आप लिखें गूगल कोलैब, कोलैब को ओपन करें, ये पहला लिंक ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और अपना गूगल का अकाउंट मेरे ख्याल में इनको चाहिए तो आप गूगल का अकाउंट देंगे और इट इज़ हैप्पी एंड गे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, ब्ला 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 आ रहा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। यहाँ पे जाएँ, क्रिएट करें पाइथन 3 नोटबुक। ठीक है, तो पाइथन 3 नोटबुक जब आप क्रिएट करेंगे तो ये जुपिटर नोटबुक की तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये समझ ले बेसिकली पाइथन कंसोल है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और आई एम इन पाइथन कंसोल, तो ये रियल टाइम आपके लिए रन करेगा। इधर आप यहाँ पे प्ले क्लिक करें या फिर यहाँ पे नज़र आ रहा है कंट्रोल इंटर करें। तो मैं इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ तो ये देखिए ये जी रन हो रहा है। और एज यू कैन सी मेरा पीसी जो है फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट एंड स्लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड है। आई एम इन पाइथन कंसोल, तो ये बेसिकली पाइथन की तरह कमांड रन करता है। और जो कमांड्स हमने डेवलप किए हैं मिसाल के तौर पे इस पाई चार्ट में, ये सारे के सारा कोड जो है हम यहीं पे रन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं रन नहीं करूँगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम यहीं पे रन कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये देखिए यहीं पे सारा कोड आ गया और इसको अगर मैं रन करूँ तो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाउएवर मेरा पर्पज़ ये नहीं था आपको ये दिखाना। मैं असल में आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि किस तरह से हम फ्री जीपीयू पावर हासिल कर सकते हैं। सीधा जाएँ रन टाइम में, चेंज रन टाइम टाइप करें और यहाँ पे पाइथन 3 के नीचे लिखा हुआ हार्डवेयर एक्सेलरेटर और नन लिखा हुआ। तो जब इसको क्लिक करते हैं ना तो 2 किस्म के आपके पास ऑप्शन आते हैं। एक है जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा है टीपीयू। और टीपीयू को आप, ये टीपीयू बेसिकली पावरफुल है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट से। नॉर्मली हम अपने पीसी में जो यूज़ करते हैं वो होता है सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाउएवर हमें जो कंप्यूटेशनल के लिए पावरफुल हार्डवेयर चाहिए वो है जीपीयू। तो ये हमें फ्री जीपीयू यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एक फ्री कंप्यूटेशनल रिसोर्स आ गया है, यानी कि अब हम अपने मॉडल को ऑनलाइन ट्रेन कर सकते हैं। और ये बाय द वे ये ऑप्शनल है। इन केस अगर आप बहुत अमीर हैं और आपके पास बहुत पावरफुल मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, देन इट्स योर चॉइस। अगर आप इसके ऊपर नहीं रन करना चाहते, आप सीक्रेट मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, आप कहते हैं यार मे बी मेरा गूगल आइडिया चुरा के एक और गूगल बना ले, तो इट्स योर चॉइस। हाउएवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, हैप्पी लाइफ, इसके लिए ये ऑप्शन इज़ द बेस्ट। और इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी एक दफ़ा जाएं, इस इंटरफेस से ना थोड़ी सी आशनाई बढ़ाएं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गैंग। इस लेक्चर में ना मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई रियली अपोलोजाइज़ कि अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये बंदा थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा डिस्कस कर रहा है, उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि सिर्फ कोडिंग से गुजारा नहीं है। आई कैन जंप इनटू कोडिंग और सारी कोडिंग आपको सिखा दूँ, लेकिन उससे गुजारा नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स और उसके पीछे जो है थ्योरी है। अब तक जो मशीन लर्निंग हमने सीखी है उसमें हमने लीनियर रिग्रेशन सीखी, और लीनियर रिग्रेशन नो डाउट बहुत हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल इसलिए रही है कि हमने ग्राफ बनाने सीखे। ठीक है, हमने ना सिर्फ ग्राफ बनाने सीखे बल्कि हमने ग्राफ से फिर लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन निकाल ली है। हमने उसके साथ लाइन ऑफ बेस्ट फिट सीखी है। उसकी रीज़न ये थी कि उससे पहले हमने लास्ट और कॉस्ट सीखी, मीन स्क्वायर्ड एरर्स सीखा और देखा कि किस तरह इसको मिनिमाइज़ करके हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल सकते हैं।
फिर उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से हमने ये देखा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑलवेज बेस्ट नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि कभी कभी ओवर फिटिंग हो जाती है। तो ओवर फिटिंग से बचने के लिए हमने देखा कि किस तरह हम ट्रेन और टेस्ट मॉडल को अलग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखी, 4-5 बातें सीखी, ऐसा ही है ना, इसकी एग्जाम्पल भी की। लेकिन अब मैं आपको इंडस्ट्री का दी मोस्ट यूज्ड मॉडल दिखाने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि लीनियर रिग्रेशन बहुत ही कम यूज़ होता है, मेजर इसका यूज न्यूरल नेट्स में। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दो चीज़ें बेसिकली, दो मॉडल जो हैं दी मोस्ट फेमस मॉडल्स हैं, इनको मैं कहता हूँ दी मोस्ट फेमस। उनमें सबसे पहले है डिसीजन ट्री और फिर है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट जो है वो डिसीजन ट्री का अगला स्टेप है। डिसीजन ट्री सिंगल ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट बहुत सारे ट्री होते हैं, समझ रहे हैं ना, जिस तरह फॉरेस्ट में बड़े ट्री होते हैं और ट्री में। अब बेसिकली अगर आप ट्री का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर रैंडम फॉरेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो डिसीजन ट्री जैसा कि नाम से जाहिर है ये डिसीजन करता है, ऐसा ही है ना। अब एक ट्री के ना 3 होते हैं कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट जो है वो है उसका नोड्स, मैं यहाँ पे ले आता हूँ नोड्स। दूसरा है ब्रांचेस, तीसरा है लीव्स, 1, 2 एंड 3। अब इमेजिन करें कि आपने एक डिसीजन ट्री मॉडल बनाना है जिंदा और मुर्दा के दरमियान फ़र्क देखने के लिए। इमेजिन करें आप जंगल में जा रहे हैं और आप एक मशीन है, तो आपने अपनी मशीन को ये बताना है कि अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसे दूर दौड़ जाना है। अगर कोई मशीन मूव नहीं करती, कोई चीज़ मूव नहीं करती तो वो मुर्दा है, तो उसके करीब आप बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिंदा है, अगर मूव करती है तो रन अवे। सिंपल। आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि डज इट मूव, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगरचे अब इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, ठीक है। ईदर हो सकता है यस इट डज, या हो सकता है नो, ऐसा ही है ना। अच्छा, इन केस अगर यस इट मूव्स, ओके, तो फिर क्या करना है। इन केस यस में ये मूव करती है तो लेट्स से गो क्लोज, स्टे हियर, ये 2 ऑप्शन ले लो, ठीक है। अगर मूव नहीं करती तो फिर क्या 2 ऑप्शन है, नो, अगर मूव करती है तो रन अवे, स्टे क्लोज और एंड क्लाइंब द ट्री। ठीक है, तो आपने यहां पे 3 चीजें नोट करनी है। ये जो है बेसिकली ये है हमारा नोड। उसके बाद नोड और जो हमारा आखिरी डिसीजंस हैं बेसिकली इनको कहते हैं लीव्स। ये देखिए, ये जो बेसिकली आपको नजर आ रहे हैं ये लीव्स हैं, एंड यू कैन कीप ऑन गोइंग, ये सारे लीव्स हैं, ठीक है, ये वाले। तो फिर लीव्स और बेसिकली नोड्स के दरमियान होती हैं हमारी ब्रांचेस, जिस तरह ये हमारी ब्रांचेस है, ये हमारी ब्रांच है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह एक डिसीजन ट्री ना सिर्फ हमें विजुअलाइज करने में मदद देता है कि आप अब देख सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या चल रहा है डिसीजन के पीछे, बल्कि हमारी जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको मजीद स्ट्रेंथ देता है। अब अगली हम बात करते हैं रैंडम फॉरेस्ट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि रैंडम फॉरेस्ट, सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि बहुत सारे ट्रीज, डिसीजन ट्रीज मिलकर रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं, लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट एक सवाल आपने अपनी जेब में रखना है, वो है क्यों। क्यों, कोई भी आपसे बात करे पूछे क्यों। अब यहां पे आप मुझसे पूछें कि रैंडम ट्री, रैंडम फॉरेस्ट क्यों, जब हमारे पास डिसीजन ट्री है। उसकी रीजन ये है कि रैंडम ट्री जो है ये प्रोन टू ओवरफिटिंग है। ये नॉर्मली जब आप इसको डालते हैं, इसको मॉडल को डालते हैं मशीन लर्निंग में, तो ये ओवरफिटिंग कर जाता है। जब ये ओवरफिटिंग करता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है रादर देन अ सोल्यूशन। तो इस ओवरफिटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे रैंडम ट्री लेते हैं और उनका एवरेज कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात, ताकि ओवरफिटिंग ना हो। तो बेसिकली अगर एक रैंडम ट्री ऐसे है लेट्स से, और उसकी ये 2 ब्रांचेज हैं, फिर उसके साथ उसकी 2 और ब्रांचेज हैं, ठीक है, और लेट्स कॉल इसकी फिर 2 और ब्रांचेज हैं, ये हमारा रैंडम ट्री है।
और यहाँ पे एक और हमारा रैंडम ट्री, लेट्स से कॉल दिस एज अ ब्लू रैंडम ट्री, और ये मूव करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी 3 ब्रांचेज हैं और इसकी 2 ब्रांचेज हैं। ये ट्री 1 है, इसको मैं कह देता हूँ इसको मैं कह देता हूँ ट्री 1। अब मुझे ट्री के स्पेलिंग भी भूल गए हैं, आप चेक करें, TREE, ट्री 1, ठीक है। तो ये ट्री 1, ये ट्री 2 है, और लेट्स मेक अनदर ट्री, अ ब्लैक ट्री, एंड हियर आई पुट दिस, ठीक है। ये देखिए, इस ट्री की ख़ास बात ये कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्री है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव एक है, ठीक है। अब मैं पहला रैंडम ट्री रन करता हूँ डिसीजन के लिए, और वो ये पाथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। दूसरा रैंडम ट्री रन करता हूँ, वो ये पाथ अडॉप्ट करता है। तीसरा ट्री रन करता हूँ, वो ये पाथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 रैंडम ट्री इंडिविजुअली आपने रन किए, और फिर क्या किया कि पहला पाथ उठाया, ठीक है, दूसरा पाथ उठाया और तीसरा पाथ उठाया, और इन तीनों को सम कर दिया और इनका एवरेज ले लिया, ठीक है। जब आप तीनों का एवरेज लेते हैं तो ये बन जाता है रैंडम फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, क्योंकि अब आप बहुत सारे ट्रीज को मल्टीप्लाई इनका एवरेज ले रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब आप ओवरफिटिंग के नुकसान से बच जाएंगे। अच्छा, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिकैप कर देता हूँ। देखें जी, बहुत सारे ट्री मिलके फॉरेस्ट बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारे रैंडम ट्री मिलके रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं। रैंडम ट्री क्या चीज़ है? एक डिसीजन ट्री है जो कि बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनता है, ब्रांच, नोड, ब्रांच और लीव्स, ठीक है। नोड जो है हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है, कंडीशन होती है, उसके साथ जो है फिर ब्रांचेज होती हैं कि नेक्स्ट क्या मूव करना है, और फिर हमारे लीव्स होते हैं। अब मसला ये है कि जो हमारे डिसीजन ट्री है वो प्रोन टू ओवरफिटिंग है। ओवरफिटिंग से बचने के लिए हम बहुत सारे ट्री को लेते हैं और उनके जो डिसीजन होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। जब उनका एवरेज लेते हैं तो क्योंकि बहुत सारे ट्री इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो जंगल बन जाता है, तो इसलिए उसको रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं। बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, चलें एक आप एक्सरसाइज करें, एक डिसीजन ट्री बनाएं कि एक लड़की आपको नज़र आती है, तो आपने सोचना है कि उसको हेलो बोलना है कि नहीं बोलना। मिसाल के तौर पे अगर लड़की आपको ज़रा सख्त किस्म की लग रही है कि चपेट करा देगी, तो आपने उसको नो कहना है। अगर वो कोई फ्रेंडली लग रही है तो चले जाएं करीब, उसको हाय बोल दें, और हाय बोलने के बाद देखें कि फ़र्दर स्टेप क्या लेने। अगर ठीक है उसने हाय को सख्त बोल दिया है तो फिर बैकअप करना है कि आगे जाना है। इस तरह का एक डिसीजन ट्री क्रिएट करें। आपकी ये एक्सरसाइज है, ये आपको कॉलेज में भी बड़ी मदद देगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइस। अब टाइम आ गया कि हम अपने डेटा सेट को ट्रेन करेंगे। उस ट्रेन करने के लिए यहाँ पे मैंने कोलैब का आपको पिछले लेक्चर में इंट्रो दिया था ना। अब हमने यहाँ पे अपना डेटा लोड करना है, डेटा फ्रेम बनाना है, और वो जो बेसिक चीज़ें हमने पहले की थी ना वो करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, ये एज एन एक्सरसाइज हम दोबारा कर रहे हैं। हाउएवर ये जो डेटा लोड कराना है ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरो बना होगा, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ ना, ये देखिए एरो बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए छोटा सा एरो, ओपन द लेफ्ट पेन। तो ओपन द लेफ्ट पेन करना है, फाइल्स में जाना है और यहाँ पे अपलोड करना है। जो ही अपलोड को क्लिक करेंगे ना तो आपके पीसी के अंदर विंडो खुल जाएगी। तो आपने ट्रेन और टेस्ट कंट्रोल प्रेस करके ना दोनों इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं और ओपन करना है। तो ये हमारे ट्रेन और टेस्ट यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। नीचे अगर आप कॉर्नर में यहाँ पे देखें तो ये हमारे ट्रेन और टेस्ट दो बेसिकली डेटा हमारे आ गए हुए हैं। गुड। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि पांडा को इम्पोर्ट करा के बेसिकली हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट pandas एज pd, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट करनी है, अगर आप करेंगे शिफ्ट और इंटर तो ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा और नया सेल आ जाएगा। शिफ्ट और इंटर, मैं इसको शिफ्ट और इंटर करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गया। इन केस अगर आप एक नया सेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो ये लिखा हुआ है कोड, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो नया सेल क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए। और अगर आपने कोई कॉमेंट ऐड करना है तो आप इसके अंदर कॉमेंट करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। एक ही सेल में अगर मल्टीपल लाइन लिखनी है तो आपने एक लाइन
इसी सेल के अंदर सिर्फ इंटर प्रेस करना है तो ये दूसरी लाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो सेल डिलीट कर देगा। अच्छा, अब मैं दो डेटा सेट क्रिएट करता हूँ, ट्रेन और टेस्ट, ठीक है। मैंने सिंपल जो है ये ऑलरेडी मैंने 2-3 दफ़ा किया हुआ है, तो मैं सिंपल यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ डेटा फ्रेम ऑफ ट्रेन PD रीड CSV ट्रेन और डेटा फ्रेम टेस्ट PD CSV टेस्ट, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, शिफ्ट इंटर, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया सेल। सो फॉर सो गुड, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, पहले तो हम इसका डेटा का साइज़ देखते हैं। तो मैं दो मेरे पास फंक्शन है, एक तो है साइज़ का और एक है शेप का, जो कि बेसिकली मुझे साइज़ और शेप बताता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ दोनों फंक्शंस और शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए साइज़ और शेप आ रहा है कि साइज़ जो है इसका 891 रोज़ हैं और 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। 12 यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं और उसके साथ जो है उन वेरिएबल्स की ना 891 रोज़ हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे इतने डेटा पॉइंट्स हैं। चलें अब हम इस तरह करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे मैं हेड की कमांड कॉल करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं कहता हूँ यम 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 ओके, मैं कहता हूँ डेटा फ्रेम अंडरस्कोर ट्रेन डॉट हेड और लेट्स कॉल 4 वैल्यूज़, ठीक है। मैं कहता हूँ शिफ्ट इंटर, रन किया, ये हमारे पास डेटा जो है यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो रहा है। और ये कुछ इस तरह का हमने ऑलरेडी ये चीज़ देखी हुई है, राइट। तो ये एक छोटा सा रिकैप था क्योंकि हम अब गूगल कोलैब पे आ गए ना। इसी तरह हम पुरानी और कमांड्स भी टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ df अंडरस्कोर लेट्स से ट्रेन, ठीक है, df ट्रेन डॉट columns कॉलम्स, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, यस कॉलम्स, और शिफ्ट इंटर, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स शो करा रहा है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ हमने की थी, अगर आपको याद हो। अगर मैं कहता हूँ df अंडरस्कोर ट्रेन डॉट इन्फो, तो ये मुझे सारी इन्फो देगा इस हवाले से। मैं इसको शिफ्ट इंटर करता हूँ तो ये देखिए सारी इन्फो हमें जो है प्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ हम एक और भी कमांड रन करते थे, सॉरी, इसके साथ हम एक और भी कमांड रन, नीचे आता हूँ मैं कहता हूँ प्रिंट df अंडरस्कोर ट्रेन डॉट डिस्क्राइब डिस्क्राइब, और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट्स रन इट। और ये देखिए ये हमें जो है बेसिकली बता रहा है वैल्यूज़ के हवाले से, और ये हमें इसकी स्टैटिस्टिक्स भी दे रहा है। फर्स्ट कॉलम इसका इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, ये हमें सारी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दे रहा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़ बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। तो हमने डेटा को एक दफ़ा दोबारा जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इन्फो को अगेन रन करते हैं, लेट्स रन इन्फो। अब ये देखिए हमारा डेटा जो है बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हमारा डेटा की जो वैल्यूज़ हैं ये क्लीन है, यानी कि हमारे पास नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास वाकई कोई नल वैल्यूज़ हैं। उसके लिए अगर आपको याद हो, मैं कहता था df अंडरस्कोर ट्रेन डॉट इज़ null फंक्शन को कॉल करता था और उसका मैं कहता था मुझे सम वैल्यू रिटर्न करो। शिफ्ट इंटर करते हैं तो ये मुझे बताएगा कि बेसिकली एज के अंदर 177, कीबन के अंदर 6। इसकी हमने एक्सरसाइज भी की थी बेसिकली। तो जैसा कि मैंने एक्सरसाइज में आपको दिखाया था कि किस तरह से हम इसकी मीन एज जो है वो रिटर्न करा सकते हैं, कीबन की वैल्यूज़ को किस तरह से रिफिल कर सकते हैं, तो ये हमने की थी एक्सरसाइज। अच्छा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में जिसमें मैंने आपको कन्वर्टिंग सिखाया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह हमने इस डेटा को क्लीन किया था, तो मैं सिंपल वही कोड ले आऊँगा और यहाँ पे वो कोड रन करूँगा ताकि हमारा ये डेटा भी क्लीन हो जाए, राइट। तो सिंपल मैं जाता हूँ पाईचार्ट में और यहाँ पे मेरे पास कन्वर्टिंग, अच्छा ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा ये देखिए, ये हमने कोड यूज़ किया था जिसमें हमने null एंट्रीज़ को रिमूव किया था, राइट, और नंबर से रिप्लेस किया था। गुड, तो ये कोड हम डालते हैं अपने जो है कोलैब में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो डेटा का नाम यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम रखा था, सिंपल डेटा फ्रेम रखा था, जबकि हमारे पास जो गूगल कोलैब में वो है df अंडरस्कोर फ्रेम। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर पाईचार्ट का बताने लगा हूँ कि आप सिंगल इंस्टेंस में इस सारे नेम्स को रीनेम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, ऊपर जाएं, रिफ्रैक्टर लिखा होगा, रिफ्रैक्टर, या वहाँ से या फिर यहीं पे इसको सेलेक्ट करके ना राइट क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए रिफ्रैक्टर लिखा हुआ है और रिफ्रैक्टर के साथ रीनेम ऊपर वाला, इसको सेलेक्ट करें और इसको कह दें जी हमारा है df ट्रेन,
ऐसा ही है ना, जब इसको रिफ्रैक्ट करेंगे तो ये सारे इंस्टेंस जहाँ जहाँ पे ये शो हो रहा है DF, उसको DF ट्रेन कर देगा। मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ, सिंपल Ctrl+C, और यहाँ पे आते हैं और इस ब्लॉक के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, इस पूरे कोड को। अब इस कोड को मैं शिफ्ट रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो क्लीन होता है कि नहीं होता। रन करते हैं जी, एंड टाडा, अब हमारे पास जो है बिल्कुल प्योर, क्लीन, कूल और ब्यूटीफुल डेटा शो हो रहा है। अगर मैं अभी इसकी इन्फो चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ DF_train, ठीक है, .info, और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, रन करते हैं, तो इसको हमें इन्फो शो करनी चाहिए। सॉरी, बल्कि मैं इस null sum रन करके चेक करते हैं। तो अब हमारे पास जो है बेसिकली मैं चेक ये करना चाह रहा हूँ कि आप समझ तो गए होंगे मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ। हमारे पास इन्फो, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इधर उधर चला गया था, दिमाग मेरा इधर उधर हो गया था। एनीवे, तो बेसिकली यही मैं देखना चाह रहा था। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं इससे पहले कि मैं, यानी कि अगर आप ज़रा गौर करें तो ये पैसेंजर आईडी नहीं चाहिए, और हमारा सर्वाइव जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी जो हमारे पास जो वेरिएबल आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को, तो इसको तो ड्रॉप करना है। ठीक है, लास्ट कोड में जब हमने ड्रॉप किया था तो ये देखिए सिर्फ इसको ड्रॉप किया था, वो उसको नहीं किया था। हम यहाँ पे दोबारा इसको कर सकते हैं बाय द वे ड्रॉप, और यहाँ पे देखिए मैं इसको उठाता हूँ, वो हम इसको ड्रॉप हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। जब हमने डेटा असाइनमेंट की थी ना, तो यहाँ पे भी किया हुआ है। जब ये कोड रन करेंगे तो ये वैसे ड्रॉप हो जाएगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चले मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, अगले कोड में हम इसको करेंगे। एक और फंक्शन मैं आपको जो अभी जो बताने लगा था वो है कोरिलेशन, CORR, और वो ये करता है कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोरिलेशन बताता है। और इसके मैं एक और फंक्शन रन कॉल करता हूँ, और इसकी खासियत ये है कि अगर मैं कहता हूँ core डॉट SURVIVED सर्वाइव्ड, ठीक है, .SORT, यानी कि सर्वाइव्ड के हिसाब से वैल्यूज़, मैं बस बेसिकली ये बता रहा हूँ कि सर्वाइव जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके हिसाब से मुझे वैल्यूज़ को अरेंज करके दो। और मैं कहता हूँ ASCENDING सेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और ये मुझे एरर दे रहा है, और ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने रॉन्ग फंक्शन के ऊपर इसको कॉल किया हुआ है। मेरा फंक्शन है ट्रेन, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, और अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरी स्पेलिंग्स जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पेलिंग स्किल्स ने मुझे अगेन अहेड ऑफ द टाइम कर दिया। एंड यू कैन गेस, अब हमें ये बता रहा है कि बेसिकली सर्वाइव्ड का क्या कोरिलेशन है बाकी वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें पैसेंजर आईडी का -0.005 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि सर्वाइव जो है सेक्स के साथ सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड है, टाइटल के साथ कोरिलेटेड है, फेयर किसने कितना पैसे दिए, क्या वो बचा कि नहीं बचा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं, एंड सो ऑन। बाय द वे पी क्लास वाले भी ज़्यादा बचे हैं। गुड गुड, ओके जी, सो फॉर सो गुड। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है अपने मशीन मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइस। ऐसा लगता है जैसे मेरी बैटरी डेड होने वाली हो। एनीवे, तो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा अपना सेट किया था। अब बेसिकली हम डेटा असाइनमेंट करने लगे हैं। पीछे हमने ये कोड क्रिएट किया था, अब मैं सिंपल यही कोड उठाऊंगा और इसको दोबारा रन करूंगा ताकि जो है हमारा डेटा जो है असाइनमेंट हमारे डेटे की हो जाए। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। हाउएवर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमारा DF ट्रेन है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, रिफ्रैक्टर करते हैं हम अपने पाईचार्म के अंदर, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है पूरी लाइंस को शो करने की अब। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल मैं DF को कहता हूँ कि इसको रिफ्रैक्टर कर दो। ये देखिए रिफ्रैक्टर रीनेम, और रिफ्रैक्टर इसको कहता हूँ DF_TRAIN ट्रेन। रिफ्रैक्टर कर दिया, ये हमारा रिफ्रैक्टर हो गया। अब मैं इस सारे को उठाता हूँ, बेसिकली ये 2 लाइब्रेरीज हमें चाहिए, और नीचे ले आता हूँ बेसिकली हमारे जो मॉडल है उसके अंदर यहाँ पे, और कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रन करते हैं, शिफ्ट इंटर एंड टडा,
हमारी जो असाइनमेंट है ट्रेन और टेस्ट की वो बेसिकली अब हो गई हुई है, और हमने जो है 15% डेटा जो है वो टेस्ट डेटा को असाइन कर दिया। सो फार सो गुड। चलें जी, अब हम अपना जो है मॉडल ट्रेन करते हैं और फिर उसकी एक्यूरेसी देखेंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो करना है जी फ्रॉम, अब हमने लाइब्रेरीज करनी है sklearn डॉट en ensemble, ठीक है। इंपोर्ट हमने करना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये इंपोर्ट करना है। एक चीज़ हमने ये करनी है। दूसरा हमने ये करना है कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि अब मैट्रिक्स ई से आता है, मैट्रिक्स इंपोर्ट। इमेजिन करें कि मैं अंग्रेजी में अगर लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो क्या हाल होगा मेरा। एक्यूरेट स्कोर, ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो हमने करने, उसकी रीज़न ये है कि ये हमें स्कोर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा, और ये जो है हमारा बेसिकली मॉडल है रैंडम क्लासीफायर, है ना, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, यही तो है हमारा मॉडल। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, इसी तरह थी ना, बी एक्स प्लस सी। तो ये b और c कहाँ सेव होंगे, क्योंकि यही तो हमारा रिजल्ट है, ये तो वेट जो है ना, यही तो हमारी असल चीज़ है, क्योंकि यही मिल के x तो हमें पता है, यही मिल के तो हमारे y देंगे, तो ये कहाँ सेव होगा। इसके लिए एक और लाइब्रेरी है जिसको हमने इंपोर्ट करना है, और उसको कहते हैं अचार, मेरा मतलब पिकल। इंपोर्ट PICKLE, पिकल, PICKLE। अगर आपको पिकल का एरर, ये देखिए अच्छी चीज़ ये है कि गूगल कोलैब के अंदर ये ऑलरेडी इंपोर्टेड पड़ी हुई है, तो आपको पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये ना हो तो आपने पिप इंस्टॉल करना है। चलें जी, सबसे पहले तो मैं यूज़ करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ ये जी है मेरा RF, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट। RF एक वेरिएबल है। अच्छा, अब फिर मैं क्या करता हूँ कि अब इसके ऊपर मैंने फिट लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ RF डॉट फिट फंक्शन, और फुट नहीं फिट, ठीक है। और फिट करना है क्या, हमारे पास दो डेटा हैं, बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं। एक तो है x अंडरस्कोर ट्रेन कामा y अंडरस्कोर ट्रेन, ये दो वैल्यूज़ हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दो वैल्यूज़ के ऊपर आपने फिट लगाना है। अच्छा, अब बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अब मैं इस फिट वैल्यू से प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ हमारी जो y प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। फिट आ गए मेरे पास, अब मैं वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इक्वेशन पे लगाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल, मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि मैं RF के ऊपर लगाता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर डॉट, और वो है जी प्रिडिक्ट फंक्शन। ये मुझे DICT RF फिर लिख दिया मैंने, जैसे पंजाबी में कर रहा हूँ, फिर प्रिडिक्ट PREDICT प्रिडिक्ट, और हमारे पास जो है x अंडरस्कोर टेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब टेस्ट वैल्यू के ऊपर हमने प्रिडिक्शन लगा दी, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि ये मैं कह देता हूँ y, इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू दिस, ठीक होगी बात। तो मेरे पास y प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो RF रैंडम फॉरेस्ट जो कि हमने लिया था उसके ऊपर प्रिडिक्ट मॉडल लगाया x वैल्यू को यूज़ करके। अच्छा, अब मैं एक्यूरेसी देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ AC ऑफ RF रैंडम फॉरेस्ट। एक्यूरेसी ऑफ रैंडम फॉरेस्ट किस चीज़ के इक्वल है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये कि जो हमें रिजल्ट देगा ना, ये बहुत बड़ा नंबर देगा जो कि हमें जो है वो हजम नहीं होगा। मैं कहता हूँ ACCURACY एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और एक्यूरेसी स्कोर जो है जनाब आला हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, y हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, y अंडरस्कोर आई नहीं यार, y अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड, ठीक है, y प्रिडिक्टेड के ऊपर और y अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर, ठीक होगी बात। अच्छा जी, लेकिन क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ, एंड देन आई से कामा टू इज गुड। मैं कहता हूँ प्रिंट, वैल्यूज़ को प्रिंट करने लगे, सिंपल मैं f स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जनाब आला ACCURACY ऑफ मॉडल इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुर्ली ब्रेसेस डाल देता हूँ,
कुछ इस तरह, और यहाँ पे मैं अपनी एक्यूरेसी दे देता हूँ मॉडल की, जो बेसिकली मेरे पास एक्यूरेसी है, और वो एक्यूरेसी है ACC_random forecast। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि मेरे मॉडल की क्या एक्यूरेसी है। अच्छा, अब सिंपल मैंने इसको जो है बेसिकली फाइल में सेव भी करना है ना, तो मैं कहता हूँ पिकल, इसलिए पिकल को मैंने बुलाया था पहले PICKLE pickle.dump डंप। क्या करना है, जो हमारा RF है उसको ओपन करना है, बेसिकली ओपन नहीं करना, एक फाइल में सेव करना, लेकिन कमांड ओपन किया, और उसका नाम रख देना है माई टाइटैनिक मोडाल। ठीक है, और उसको .sav फाइल में सेव करना है, और मोड जो है आपने यूज़ करना है WB राइट बाइनरी। ठीक है, सो फॉर सो गुड। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये हमारी जो है बेसिकली जो, अच्छा बाय द वे ये टोटल काम है, ये मॉडल है आपका, ये ट्रेनिंग कर दी आपने, सिंपल 4-5 कमांड लगा के रन करते हैं और हमारे पास जो है एरर आ गया। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। ओके गाइस, आपने देखा कि यहाँ पे एरर आया था, और एरर जो है हमें इसलिए आ रहा था क्योंकि हम ऊपर से डेटा को क्लीन करते थे, ठीक है, वैल्यूज़ चेंज करते थे, सब कुछ ठीक होता था, लेकिन दोबारा जब मैं यहाँ पे डेटा असाइनमेंट करता था ना, तो यहाँ पे दोबारा मैं ये डेटा ट्रेन लोड करता था, और जब मैं डेटा ट्रेन लोड करता था, रन करता था, वो कहता था यार नेम तो मेरे पास नेम आ रहा है, हालांकि मैंने ऊपर नेम को असाइन की हुई थी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, लेकिन मैं जब नीचे आता था तो वो 1 2 3 5 दोबारा नहीं उठाता था, मैं यहाँ से नया डेटा लोड करा के ना उठा के जब वैल्यू असाइन करता था उसके ऊपर रन करता था, वो कहता यार मैं कैसे कर्व फिट करूँ, ये तो नाम है, नंबर तो है नहीं, मैं तो नंबर के ऊपर फिट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इन दोनों को कॉमेंट आउट कर दिया, रिमूव किया, इसको दोबारा रन किया, ठीक है, और यहाँ पे अगर दोबारा रन करते हैं तो अब देखिए कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अगर आप दोबारा रन करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मॉडल की एक्यूरेसी जो है चेंज हो रही है। आप ये देखिए 87% हो गई है, दोबारा रन करते हैं 83% हो गई है, ठीक है, एंड यू कैन कीप ऑन गोइंग बाय द वे। आप देखें कि आपका मॉडल जो है वो किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है, और इस तरफ माई टाइटैनिक मॉडल यहाँ पे ये आपकी फाइल भी जनरेट हो गई हुई है। ओके गाइज, तो मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, दैट इज़ सो ट्रू, और मैं ये भी जानता हूँ ये इससे पहले ये जो जितना भी काम किया ना ये ऊपर वाला, ठीक है, ये हमने रिपीट ही किया है, कोई नई चीज़ नहीं की है हमने। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक जो हमने मॉडल क्रिएट किया है ना वो इन 4-5 लाइनों में किया। ये 3 लाइनें ये हैं जी, और ये 3 लाइनें डिस्प्ले करानी, 6 लाइनों में हमने मॉडल क्रिएट किया। बस मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप दोबारा इस गो थ्रू करें ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो ये सारा कोड इस लेक्चर के नीचे शेयर है, ठीक है, तो अगर आपको कोई एरर आता है तो आप इस कोड को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक भाई शहजादे और शहजादियों। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने एक मॉडल बनाया था जिसकी 82% एक्यूरेसी आ रही थी, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो ये बेसिकली हमने किस डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, सिर्फ ट्रेन डेटा के ऊपर। ठीक है, तो अब बेसिकली टेस्ट डेटा के ऊपर हम प्रिडिक्शन, रियल वर्ल्ड प्रिडिक्शन करेंगे। अगर टेस्ट डेटा को ओपन करें ना तो आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे सर्वाइवल रेट का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट डेटा इसके ऊपर हमने अपना मॉडल टेस्ट करना है, तो बेसिकली हमने सर्वाइवल का कॉलम खुद डालना है इसके अंदर, और हमने मेक श्योर करना है जो हमने प्रिडिक्शन करनी है वो सर्वाइवल के, रियल सर्वाइवल के करीब करीब मिलती जुलती हो। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे कीगल के साथ कि कीगल का क्या, बेसिकली हर बंदा जो है ना वो मतलब आप जो अपना प्रिडिक्शन करते हैं ना वो कीगल पे शेयर कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। चले मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं सिंपल जाता हूँ जी ऊपर, ठीक है, और यहाँ से मैं ये वैल्यूज़ उठा लेता हूँ और इनको कन्वर्ट कर दूंगा ये वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ट्रेन के ऊपर टेस्ट के ऊपर करना है, तो ये वेरिएबल मेरा जो है, सारे वेरिएबल जो ब्लू हुए हुए हैं उनको मैं टेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ एक, और दूसरा मैंने एक IDS वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि बेसिकली इज़ इक्वल है हमारे पैसेंजर ID के, क्योंकि इसमें पैसेंजर ID की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसको ड्रॉप करने वाले हैं वैसे भी। तो df_test टेस्ट मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि IDS जो है बेसिकली यह है PASSENGER I बड़ा और D छोटा
इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमने कर देना है और मैं क्या करता हूँ, इस सारे को करता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। बाय द वे इसको चेंज करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नीचे यहाँ पे। लेट्स डू इट, बूम। अब देखिए कि अब हमारा वेरिएबल जो है वो टेस्ट बन गया हुआ है और मैंने इसके अंदर एक और वैल्यू डाल दी। हाउएवर अब हमारा डेटा जो है वो बेसिकली ट्रेन से नहीं आएगा बल्कि टेस्ट CSV से आएगा। अगर आप साइड पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये टेस्ट CSV पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ इस टेस्ट CSV को रीड करा लेता हूँ यूजिंग pd.read, ठीक है। अच्छा, सो फॉर सो गुड। तो हमने बेसिकली अब नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया टेस्ट, और इस टेस्ट के ऊपर हम अब प्रिडिक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है। सो फार सो गुड। अच्छा चलें, अब हम अपनी प्रिडिक्शन करते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है आगे काम, प्रिडिक्शन RF मेरा डेटा फ्रेम था, RF मेरा डेटा फ्रेम था रैंडम फॉरेस्ट वाला, और मैं इसके ऊपर प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ, वो है जी प्रीडिक्ट। और किसके ऊपर प्रिडिक्ट करना है, डेटा फ्रेम अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर। चलो जी, दैट्स इट गाइस, काम हो गया। अब आप घर जा सकते हैं, याशी करें, खुशियाँ मनाएं, मिरासी बुला के दोल बजाएं, गुड होगी बात। लेकिन रिजल्ट तो शो करना है अभी। रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, pd.data FRA फ्रेम, और हमने डेटा फ्रेम में बेसिकली 2 और कॉलम डालने, और उनमें से सबसे पहला तो मैं डालता हूँ कुर्ली ब्रेसेस के साथ हमारा PASSENGER ID, ठीक है। और पैसेंजर ID किस चीज़ के इक्वल रखा था हमने, IDS। एक तो ये चीज़ रखी थी, और दूसरा हमारे पास क्या था वैल्यू, सर्वाइवल, SURVIVED, सर्वाइव्ड और नॉट। ये हमने किस चीज़ के इक्वल रखा था, हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि सर्वाइव किया कि नहीं किया, बेसिकली यही बताएगी ना सर्वाइवल रेट का, यही फिल करेगी खाता। चलें जी, रिजल्ट हमने क्रिएट कर लिया, अब हम इसको सिंपल फाइल में सेव कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ रिजल्ट डॉट टू CSV। अब फाइल का नाम रखना है, मैं कहता हूँ ये जी है टाइटैनिक अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड रिजल्ट, प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर RESULT डॉट CSV, ठीक होगी बात। अच्छा, एक और डालना है, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, गुड होगी बात। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ और हमारे पास एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि IDS जो है आप ठीक नहीं दे रहे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और बेसिकली इसको होना यहाँ पे चाहिए, सॉरी यार कंट्रोल C, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, गुड। अब ये खुशी खुशी हमारा मॉडल रन कर देगा। हाउएवर अगर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास टाइटैनिक प्रिडिक्टेड रिजल्ट की फाइल आ गई है। अब सिंपल आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और हम इसको जो है केगल पे डालते हैं और चेक करते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है। अगर उससे पहले इसको आप यहीं पे ओपन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो बेसिकली ओपन हो जाए पाई। हाँ, ये देखिए ये हमारा सर्वाइवल का है, 1 आउट ऑफ 10 एंट्रीज दे रहा है और टोटल 480 हैं, 18 है। तो एनीवे तो हम यहाँ पे अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो ये देखिए मुझे टोटल डेटा शो कर रहा है सर्वाइवल का पैसेंजर ID के साथ। लेकिन एक और काम अभी रहता है, वो पता क्या है, वो हमने इसको केगल पे डालना है। अच्छा जी, तो हम अब केगल पे आते हैं। मैंने केगल पे आ गया हूँ, मैं केगल पे, केगल, गुड। तो केगल पे ये हमारा मशीन टाइटैनिक का डेटा सेट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रा ज़हन में रखनी, यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा ना सर्च करके तो आप /C/टाइटैनिक लिखेंगे, डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आके अपनी सबमिट प्रेडिक्शन करनी है और प्रेडिक्शन सबमिट करने के लिए आपने सिंपल जो है वो जो फाइल थी हमारी जो हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे ड्रॉप करनी है। तो मैं वो उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ लाइक दिस। अब इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं जी और ये अपलोड हो रही है। अब ये हमें बताएगा कि हमारा क्या रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैं कहता हूँ माई सिंपल
रैंडम फॉरेस्ट प्रिडिक्शन। बाय द वे आपको अंडरस्कोर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पाइथन को कोड लिख लिख के आदत हो गई है। ओके तो हमारा स्कोर 0.72 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जब अपनी कंपेयर करते हैं डेटा तो हमारा 72% डेटा करेक्ट है। वेरी गुड दोस्तों, कंग्रेचुलेशन, आपने यू हैव डन इट, मेड इट। इसका सारा कोड इस लेक्चर के नीचे जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं हाईली एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि एक दफ़ा इसको ना ज़रूर ट्राई दोबारा एक दफ़ा ज़रूर करना है, ठीक है, और टेस्ट करना है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये जो मशीन लर्निंग है ना, ये एक घोड़े की तरह है, एक जंगली घोड़े की तरह। ये आपको उठा के नीचे गिरा देगी। जितना जल्दी आपने गिरना है ना उतना जल्दी इसके ऊपर दोबारा बैठ जाना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप एक दफ़ा डर गए ना इससे, तो फिर आप इस घोड़े पे कभी सवारी नहीं कर सकेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो आई विश यू गुड लक गाइज, कीप ट्राइंग एंड डोंट वरी, आस्क मी क्वेश्चन। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइज। फाइनली हम मशीन लर्निंग मॉडल्स और उनकी ट्रेनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। इस सेक्शन में थोड़ी बहुत हम मैथमेटिक्स, प्रिलिमिनरी मैथमेटिक्स के बारे में भी सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये मैथमेटिक्स जो है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स की जान है बेसिकली। पर हमें मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं और उनके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। लेकिन उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे लिए बेहतर है कि हम उन मैथमेटिकल मॉडल्स को भी समझें, ताकि ऐसा ना हो कि हम कोई चीज़ यूज़ करें और हमें पता ना हो कि वो हमारे लिए ब्लैक बॉक्स ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने यूज़ की थी, उसको यूज़ करके सिंपल ग्राफ्स और प्लॉट्स बनाते हैं। ओके जी, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इंपोर्ट कराना है मॉड्यूल्स को, जो कि हमें प्लॉटिंग में मदद देगा। अच्छा, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा करने लगा हूँ क्योंकि हम मशीन लर्निंग का सेक्शन शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम, ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट, डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, बिल्कुल, और इसको रीनेम करके हम कह देते हैं PLT, ठीक है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, सिर्फ PLT को हम इन्वोक करेंगे। अब इमेजिन करें कि आप एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से कि आपका y एक्सिस है एंड x एक्सिस है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ठीक है। और इसके लिए अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो, यानी कि 1 2 3 4 5 इमेजिन करें पॉइंट्स इसके हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इसके हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए जो है हम इस तरह की कोई लाइन बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? मैं सिंपल x और y एक्सेस डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू इन अ वेक्टर 1 2 3 4 5, और इसी तरह y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब जब हम प्लॉट करेंगे तो सिंपल हम कहेंगे PLT को कि PLT डॉट प्लॉट, ठीक है। और प्लॉट किसको करना है? यहाँ पे हम आर्गुमेंट अपना देंगे कि जी x का मान y को प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसकी कोई कॉस्मेटिक्स नहीं की, इसके अंदर कोई एक्सेस नहीं डाले, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये शायद हमें कुछ भी शो ना करे, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, क्रिएटिंग प्लॉट्स, एंड लेट्स वेट, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। ओके, वर्किंग कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको ये कहा नहीं है कि हमें प्लॉट शो करो। मैं कहता हूँ PLT डॉट शो, ठीक है। अब ये हमें प्लॉट शो करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स वेट अगेन फॉर माई सुपर फास्ट PC। ये देखिए, ये हमारा प्लॉट जो है 1 2 3 4 5 का प्रिंट हो गया हुआ है। हाउएवर यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, ना हमारा x लेबल है, ना हमारा y लेबल है, ना हमने टाइटल दिया हुआ है। तो ये जो कॉस्मेटिक्स है ये बेसिकली हमने अब करनी है, ठीक है। तो बेसिक जो प्लॉटिंग है ना, वो इन दो कमांड्स के अंदर पूरी हो जाती है। इसमें प्लॉट हो जाता है, इसमें शो हो जाता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स जो x लेबल y लेबल वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ PLT डॉट x लेबल, ये देखिए, ठीक है। और इसी तरह PLT डॉट y लेबल,
ठीक है। अब एक्स लेबल में यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ एक्स ए एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में अगेन कह सकता हूँ वाई ए एक्स आई एस, वाई एक्सेस, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखते हैं कि इसमें कोई फ़र्क आता है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस शो कराने चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि हमने प्लॉट जो है वो शो करने के बाद किया हुआ है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्लॉट करना चाहिए। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ टू सी व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है प्लॉट हो गए हुए हैं, ठीक है। ये है सिंपल एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका। सो इन द लाइक मैनर हम जो है बेसिकली इसको टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं मैं कहता हूँ plt.title टाइटल, ठीक है। और वो जो टाइटल होगा जनाब आला वो आएगा दिस इज एक्स वाई प्लॉट, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एंड इसको अब हमें यहाँ पे टाइटल शो कराना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एक्स वाई प्लॉट, राइट, गुड। तो ये है बेसिक्स ऑफ प्लॉटिंग कि आपने एक एक्स लिया, एक वेक्टर वाई लिया, फिर उनको प्लॉट किया, ठीक है, और फिर शो किया। हाउएवर अगर आप ये चीज़ें इसके बाद लिखते हैं तो प्लॉट पहले शो हो जाता है और यहाँ ये उसके ऊपर प्रिंट नहीं होते, इसलिए आपको ये पहले प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक प्लॉटिंग का अपने तरीका अपने जहन में रखना है कि एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मिसाल के तौर पे अगर इसी ग्राफ को मैं चेंज कर देता हूँ ना, कि ये देखिए मैं कहता हूँ लेट्स ट्रैक कि भाई हमने कितना पैसे सेंड किए और कितना हमारी सेल्स हुई, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये जी BUDGET बजट है और ये जी हैं जी SALES सेल्स, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे आ जाएगा सेल्स और यहाँ पे आ जाएगा, नहीं एक्स एक्सेस पे आ जाएगा बजट BUDGET बजट, और एक्स वाई एक्सेस पे आ जाएगा सेल्स। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं इसको कह देता हूँ गूगल एड कंपेन, PAIGN, कुछ भी हो जाए, टेंशन ना लिया करें, समझ जाया करें बात, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये गूगल ऐड कंपेन मैंने रन किया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने रन भी इसको करना है ना, एक्स सेल्स की जगह ये आ जाएगा और बजट की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक्स और वाई रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब ज़रा आपने गौर करना है, और ये गौर करने वाली बात यह है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। वो तोते और चुड़ैल वाली कहानी आपको याद है ना? चुड़ैल की जान किस में होती है? तोते में होती है। तो तोता इंडिपेंडेंट है, चुड़ैल डिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ रहे हैं? तो इसमें हमारी जो हम वो कौन सा वेरिएबल है जिसको चेंज करने से जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो है जी बजट। बजट को जो ही चेंज करते हैं हमारी सेल्स चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम जिसको ट्रैक कर रहे हैं ना, जिसको हम मैयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेल्स है। तो इसलिए हमारा सेल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि सेल्स की जान बजट में है। हम कम पैसे लगाएंगे तो सेल कम होगी, अगर हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो सेल ज़्यादा होगी। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी लगाऊंगा।